मैं जब 7 साल का था तब सबसे पहले मैं एक कार्यक्रम में पढ़ा। अच्छा, जब मेरे ख्याल से 25,000 लोग वहाँ पे होंगे। क्या बात कर रहे हो? कि जब मैं कॉलेज में था 2010 से 2014 मैंने इंजीनियरिंग की। उस समय आप जानते हैं कि किस तरह के ख्याल आपके मन में आते हैं और किस तरह के लोगों के साथ आप रहते ये हैं। बात तो सही। प्रेम उमड़ के जब आपके मस्तिष्क पे चढ़ता है तो आपको पता है कि किस तरह की कविताएं लिखी जाती। तो प्रेम में मैंने भी कई कविताएं लिखी। मेरे दोस्त से एक पल्सर थी, उसके पास बजाज पल्सर, वो मैंने ली और मैं साथ में पार्किंग से निकलने लगा। उसी समय मैं उसके सामने गिर गया, गिर गए? उसी के सामने गिर गया। जिसको इम्प्रेस करने जा रहे थे? जिसको इम्प्रेस करने जा रहे थे उसी के सामने बाइक फिसल गई और मैं गिर गया। तो एक कोटा की कोई नामी यूनिवर्सिटी है, उनसे हमने अरेंज करवाया वो प्रोग्राम। उन्होंने कहा कि इसमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, जबकि मुझे काफ़ी पैसा मिलता था पहले भी। जब हमने उस कार्यक्रम के लिए उनसे आग्रह किया और उन्होंने कार्यक्रम स्वीकार किया, लेकिन हमें पता लगा कि उसमें माइक और साथ में स्टैंड भी हमको ही लेके जाना है साथ में। हंसाना भी नहीं अच्छा, रुलाना भी नहीं अच्छा, वाह, किसी को प्यार करके भूल जाना भी नहीं अच्छा। मैंने भी कई बार तरन्नुम में गाने का प्रयास किया। तो जब मैं घर में रियाज करता था तो मेरा छोटा भाई छत पे जाके खड़ा हो जाता था। तो मैंने उससे पूछा तो ऐसा क्यों कर रहा है? तो बोलता मैं कॉलोनी वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं गा रहा हूँ। और बेहतर और बेहतर और बेहतर का ये खेल मुझसे मेरे शेर की मासूमियत ले जाएगा। क्या बात, लेकिन अगर आप मंच पे हैं, मंच एक रंगमंच है, क्या वहाँ पे आपको वो काम करना होगा जिसके लिए सामने लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपका। दिव्य भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो पॉडकास्ट में आने के लिए। जो पोएटिस्टिक ने नई पहल करी है, द शायरी आर। मैं पहले भी कई एपिसोड शूट कर चुका हूँ, लेकिन मेरा शुरुआत से मन था जब हमने इस वटवृक्ष का बीज बोया था कि पॉडकास्ट हम लोग शुरू करें, तो प्रतीक भाई से भी मेरी बात होती थी कि एक बार दिव्य भाई को बुलाएंगे। और आज वो संयोग बन गया है कि आप मेरे सामने बैठे हैं। तो पोएटिस्टिक की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी दिल की गहराइयों से मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तनुज भाई, इस अनोखे कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका और पोएटिस्टिक का खास तौर पर। मैं काफ़ी दिनों से, आप जैसा कह रहे हैं, मैं भी काफ़ी दिनों से ऐसा ही सोचता था कि आपसे इस बारे में बातचीत हो, या जो हम बातचीत करते हैं वो लोगों तक पहुँचे। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे लगता है कि ये बहुत सुखद अनुभव होने वाला है हम दोनों के लिए अब और देखो, सभी दर्शकों के लिए। अब देखिए, आपसे तो मैं देखो भी बोल सकता हूँ। अब अपनी मित्रता इतनी पुरानी है तो मुझे तो अजीब नहीं लगा, लेकिन जो ये पहली बार सुन रहा है वो ये देखेगा कि ये अनोखा कार्यक्रम बोला आपने, सुखद अनुभव बोला। ये जो कवि की भाषा आपके अंदर है, आपके डीएनए में है, इस बारे में भी हम लोग बात करें। या जैसे मैं तो आपको जानता हूँ, कोई नया व्यक्ति आपके इंस्टाग्राम पर जाता है तो बायो में लिखा हुआ है 1500 स्टेज शोज। मतलब आपने 1500 स्टेज शोज कर रखे हैं अपने बचपन से अभी तक। तो उसका भी अनुभव आप हमें बताएं, और किस तरह से आपने शुरू किया था और किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे, उस जर्नी को मैं जानना चाहूँगा। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि लोग बोलते हैं कि हमने, जो बाल कवि रहते हैं, आप भी बाल कवि थे, बोलते हैं हमने 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की उम्र में कविता कहना शुरू कर दिया था। मुझे ये भपकी लगती है। मुझे लगता है कि कोई 4 साल में कैसे कविता लिख सकता है? तो या तो उसको कोई देता है या वो खुद लिखना शुरू कर देता है। क्या आप बताइए इसके बारे में थोड़ा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ऐसा होता है कई बार, कि मैंने भी कई बार सुना है। और एक बार इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि एक कार्यक्रम में मैं गया और मुझसे किसी ने कहा कि मैंने आपके बारे में ये सुना है कि आप जो कविताएं लिखते हैं आपके पिताजी आपको लिख के तब देते आप हैं। किस उम्र में थे? मेरे ख्याल से मैं 13 साल का रहा होगा ठीक तब। है। तो मैंने उनको कहा कि मैं यही कहूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कभी ज़िंदगी में लिखने नहीं वाला हूँ, लेकिन ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 3-4 साल की उम्र में या 5 साल हाँ। या 6 साल की उम्र में कविता लिखना, मैं नहीं मानता कि, और उस स्तर की कविताएं लिखना जो आप मंच पर पढ़ सकें, हाँ। या उस स्तर की कविताएं लिखना कि जो किताबों में छप जाए और उसको कहीं सम्मान मिले, मेरे लिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल से बाल कवि जितने रहते हैं वो हास्य की तरफ ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, या आपको लगता है कि नहीं और भी रस में वो लिखते हैं? नहीं, ये डिपेंड करता है कि उन्हें लिख के कौन दे रहा है या कैसा कंटेंट उनको लिख के दिया जा रहा है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं 14 साल का था तब मैंने सबसे पहली कविता मेरी लिखी थी। अच्छा। जिसे मैं मंच पे नहीं पढ़ सकता था, हाँ। लेकिन मैंने वो कविता लिखी थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब मैं 16 साल का हुआ, 16 साल की उम्र में मैंने पहले एक कविता लिखी जो मैंने मंच पर पढ़ी, लेकिन तब भी मुझे इतना ज्ञान नहीं था। 14 साल में आपने पहली ऐसी लिखी जो आप नहीं पढ़ सकते थे, 16 में आपने ऐसी लिखी जो आप पढ़ सकते थे, लेकिन आप मंच पे किस उम्र से हो मुझे ये बताओ आप। मंच पे मैं हूँ
3 साल का था तब मैंने कोई डांस परफॉर्मेंस किया, नहीं, लेकिन कविता के लिए मेरे ख्याल से मैं जब 5 साल का था तब से मैं कवि अच्छा। सम्मेलन के मंचों पर हूँ। अच्छा, तो ये संयोग से हो गया या ये सोची समझी साजिश थी आपके पिताजी की कि आपको इस तरफ आगे बढ़ाना है? देखिए, ऐसा होता है कि सबसे पहले मैं एक ऐसी कम्युनिटी से आता हूँ, जैन कम्युनिटी से, जहाँ पे इतने कार्यक्रम होते हैं मंदिर में और हमारे पास चांस ज़्यादा है। अच्छा। तो जब भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कहीं भी होते हैं या 10 लक्षण पर्व में जब कार्यक्रम होते हैं, तो हमारे पास मौका होता है कि उसमें कुछ भी प्रस्तुति की जाए। तो सबसे पहले भजन से शुरुआत, जो बच्चे जो भी कविताएं छोटी छोटी पढ़ते हैं वो मैंने पढ़ने से शुरुआत की। फिर मुझे 6 साल मतलब 5 साल की उम्र में मुझे कवि सम्मेलन का निमंत्रण आया और मैंने उसमें मंदिर में ही मैंने उस कवि सम्मेलन में कोटा भाग में? लिया। झालरापाटन में, हाँ, जहाँ झालरापाटन में मैं रहने वाला हूँ जी। तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी कविता पढ़ी। उसके बाद से वो जो सफ़र था वो निरंतर चालू रहा और लोग, आप ये भी देखेंगे कि जब कोई छोटे मुंह से बड़ी बात कहता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वही मेरे साथ भी और मेरे ख्याल से सभी के साथ ऐसा वो होता है। 6 साल में आपने जो कविता पढ़ी थी वो पिताजी ने लिख के दी थी आपको? हाँ बिल्कुल। क्या क्या कविता थी, कुछ याद है आपको? वो कुछ ऐसा था कि मैं तो नौकरी पे नहीं जाऊँ मारी माँ, हाँ। मारो मन लागियो दीक्षा में। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे दीक्षा का कल्चर है, तो इस हाँ। वजह से ऐसा है कि तो ये मतलब स्ट्रैटेजिकली होता था कि मतलब कुछ इस तरह से बच्चे को बताया जाए कि वो बड़ों जैसी बातें करे तो लोग ताली बजाएं, ऐसा आप कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर बच्चा बच्चों ही जैसी कविता सुनाएगा तो फिर हाँ। मुझे नहीं लगता कि उस पर इतनी तालियां बजेगी। साहस के लिए बज सकती, लेकिन शब्दों के लिए इतनी तालियां बजना मुझे लगता है कि मुश्किल। पहली बार पैसे कब मिले आपको, किस उम्र में? मेरे ख्याल से पहले ही कार्यक्रम से मुझे पैसे मिलने लग गए। वो जो पर जब आपने किसी और की सुनाई थी 6 साल में, तब से मिलने लग गए थे? हाँ, किसी और मतलब किसी दूसरे कवि की तो वैसे भी नहीं सुना हाँ, सकते, लेकिन हाँ पापा ने ही लिख के दी और वही सुनाई। पापा लिखते थे, मम्मी लिखती थी, तो कुछ ना कुछ उनको भी इतना ज़्यादा अनुभव नहीं था इस सब का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आपने जैसे कहा कि डीएनए में आ गया है, हाँ। तो वो उन्हीं की वजह से। मेरी मम्मी बहुत अच्छी सिंगर भी है, तो इस वजह से वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं रहा। तो बाहर आप पहली बार कब गए आप कविता सुनाने, कोटा के बाहर या झालरापाटन के बाहर? मेरे ख्याल से मैं जब 7 साल का था तब सबसे पहले मैं एक कार्यक्रम में पढ़ा, अच्छा, जब मेरे ख्याल से 25,000 लोग वहाँ पे होंगे। क्या बात कर रहे हो, और आप 7 साल के हो? मैं 7 साल का था उस समय, 99 की बात है। जैन कवि सम्मेलन है? हाँ, उसमें बड़े कवि भी आए हैं या वो बाल कवियों का ही है? नहीं, बाल कवि सम्मेलन स्टार्टिंग में नहीं हुआ था वो। अच्छा। पहले बड़े कवि ही होते थे, उनमें हम एक छोटे से नए पौधे के रूप में जाते थे वहाँ पे। लेकिन उस कार्यक्रम में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे ये पता लगा कि 25,000 लोग कैसे दिखते हैं। 25,000 लोगों के सामने बोलने में जो कॉन्फिडेंस जो होता है वो इनबिल्ट होता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता, तो मुझे समझ ही नहीं आता, क्योंकि इतनी कम उम्र से हमने चालू कर दिया था बोलना, तो कभी समझ नहीं आया कि ये कैसे हो रहा है, ये अपने आप होता गया। तो उसमें पैसे मिले थे आपको? जी, सबसे पहले उसी में पैसे। और उसमें क्या सुनाया था आपने, कुछ याद है आपको? मेरे ख्याल से कुछ जैन धर्म की कोई कविता मैंने सुनाई होगी, मुझे ठीक से तो याद नहीं। और बड़े कवि थे उसमें, कुछ याद, नाम याद है कौन कौन था उसमें? शायद बुद्धि प्रकाश दादीच थे और विनीत चौहान थे शायद, अलवर से। हाँ, तो मुझे एग्जैक्टली सारा याद नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ कुछ बड़े नाम थे उसमें। तो अच्छा एक कार्यक्रम था। लेकिन वो तो जब आपको 7 साल की उम्र में आप कितने पैसे मिले थे, बताना चाहोगे? एग्जैक्टली क्योंकि पैसे पे कभी ध्यान नहीं दिया, इस वजह से याद नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से कुछ सम्मान राशि जो वो मिलती है लिफाफे में, 100, 200, 500 रुपये, कुछ इस तरह से ही कुछ रहा होगा। तो तब आपका पूरा सिस्टम आपके पिताजी संभालते थे? वो आपको लिख कर देते थे, वो आपको लेकर जाते थे, पैसे भी वही लेते थे और आपको वापस घर ले आते थे? हाँ, मतलब मेरी इस पूरी जर्नी में मेरे पापा का बहुत ज़्यादा योगदान है। उसका कारण भी ये है कि उनको कविताएं पसंद थी, पहले से सुनना भी पसंद था, और उनको लगा कि इसमें प्रतिभा है तो इसको बढ़ाना चाहिए आगे। कहीं बार कहीं रातें वो मेरे साथ जगह। तो मतलब आपके पिताजी आपको लेकर जाते थे, वही आपको लिख कर देते थे और वही आपको वहाँ से वापस लेकर आते थे और पैसे भी वही रख लेते थे? हाँ, मतलब मेरे जीवन में इस पूरी जर्नी में उनका खास करके मतलब पापा मम्मी दोनों का ही, लेकिन पापा का सबसे ज़्यादा योगदान है, क्योंकि वही साथ में मुझे रात भर जगते थे मुझे लेके जहाँ भी जाना होता था। और रही बात पैसे की, तो हम शुरुआत से ही मेरा ख्याल है कि कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं कि उन पैसों का हमने इस्तेमाल किया हो। वो पैसे कहीं ना कहीं चैरिटी में हम लोग दे ही दिया करते थे। और इवन मुझे याद है अच्छे से कि जब तक मैं 21 साल का हुआ, जब तक मुझे समझ नहीं आई पैसों की, तब तक हमने वो पैसा चैरिटी में दिया सारा। अच्छा, बाद में पता लग गया कि नहीं यार रखना चाहिए? बाद में मुझे समझ में आया कि हाँ पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, और जब तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये नहीं, यह आपका ख्याल बहुत अच्छा लगा मुझे, 21 साल तक जो आपने किया।
तो मुझे आप ये बताइए कि उस समय जो आप कविता लिख रहे थे, जब आपने बोला मैं 13 की उम्र में, 14 की उम्र में मैंने पहली बार लिखी और 16 की उम्र में मैंने पहली बार सुनाई, तो उसको सुनने के बाद जनता का और आपके पीछे जो कवि बैठे थे उनका क्या रिएक्शन था? क्या उनमें से आपको किसी ने कुछ ऐसा बोला कि आप ये जो कह रहे हैं ये गलत है, इसको सुधारिए, या किसी ने बहुत तारीफ करी? आपको कुछ याद हो, कोई मोमेंट ऐसा हुआ हो बचपन में? देखिए, इतने इतने समय से कार्यक्रम करने का एक फ़ायदा तो ये ज़रूर होता है कि आपको स्टेज प्रेजेंस आपको पता होता है। जी। आपको ये पता होता है कि ऑडियंस को कैसे हैंडल करना है, आपको ये पता होता है कि वो क्या सुनना चाहते हैं, तो आप लिखते उसी तरह का हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि जिस तरह की बारीकियाँ होनी चाहिए उस कविता में, उस छंद में या उस गीत में, वो बारीकियाँ तो मुझे बहुत समय के बाद पता चली। लेकिन जैसा आपने कहा कि पीछे जो बैठे हैं बड़े लोग बैठे हैं, उनमें से कई लोगों ने मुझे, क्योंकि हौसला अफजाई तो करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगा कि हाँ, इसमें मात्रा की कोई कमी है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें अगर मात्रा सुधर जाए या मात्राओं पर ध्यान दिया जाए। और वैसे भी 16 साल की उम्र में भी सारी कविताएं मेरी नहीं होती थी। ऐसा नहीं होता था कि पूरा सेट ही जो 20-25 मिनट या आधे घंटे का सेट है वो मैं पूरा ही मेरा ही लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ। उसमें 50% कविताएं मेरी होती थी और कुछ जो पुरानी मैं पढ़ रहा हूँ पहले से ही मंचों पर, जो मुझे पहचान दिला चुकी है, मैं वही कविताएं ज़्यादातर पढ़ता था। तो हाँ, ये बात आज के दौर में जो मशहूर कवि हैं जी, जिनका नाम बहुत अदब के साथ लिया जाता है, कवियों की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप कवि सम्मेलन परंपरा से आते हो, उस समय उनमें से कौन कौन कवि आपके पीछे बैठे थे? और आपको अच्छे से याद है कि उनसे मेरी मुलाकात तब की है कि जब वो मशहूर भी नहीं हुए थे, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे अपने जीवन में। मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी ऐसा बड़े नाम तो ज़रूर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उस समय भी स्ट्रगल इतना किया होगा। हालांकि उनके समय के हिसाब से वो स्ट्रगल ज़रूर हो सकता है जिस मुकाम पर वो है। जैसे 2003 में मुझे पता है कि डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे साथ मंच पर थे, वही संचालन कर रहे थे और मैं बहुत छोटी उम्र में था। भवानी मंडी में एक कार्यक्रम था और विनीत चौहान हैं, उन नाम सत्यनारायण सत्तन है, क्या बात। तो जगदीश सोलंकी जी हैं। तो ये काफ़ी प्रतिष्ठित नाम और बड़े नाम जिनको बहुत आदर से कवि सम्मेलनों के मंचों पर लिया जाता है, इनके साथ मैंने सभी के साथ काव्य पाठ किया है और इनका स्नेह मुझे बचपन से मिलता भी रहा है। तो 2003 में आपने बताया कि कुमार विश्वास साहब से आप भवानी मंडी में मिले थे जी, और अभी भी मैंने देखा कुछ दिन पहले आपकी पुणे में मुलाकात हुई उनसे। तो क्या मतलब उनको आप याद थे या आपने याद दिलाया कि भाई मैं वही हूँ जो आपको वहाँ मिला था, या वो तो हज़ारों लोगों से मिलते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से वही उनके साथ भी हुआ कि जब मैं उनसे अभी रिसेंटली जब मिला तो मैंने उनको कहा कि मैं आपसे उस समय मिला हुआ हूँ 2003 में। तो मेरे ख्याल से कि वो बाल मन को रखने वाली बात है कि हो सकता है कि कुछ उसी तरह से उन्होंने नोट किया। मैं बोल दिया हाँ भाई याद तो आ रहे हैं कि कुछ याद है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि इतने हज़ारों कार्यक्रम करने के बाद कोई एक छोटा सा बच्चा, कोई किस्सा है उस कवि सम्मेलन का जो आपको याद आ रहा हो? बहुत पुरानी बात है, मैंने जैसा कहा कि 2003 की बात है, आज से 20 साल पहले की बात है वो। तो 20 साल पहले की बात है और मुझे तो संचालन के भी कुछ ग्लिम्स याद है कि जब वो कर रहे थे, जब वो संचालन कर रहे थे, कुछ शायद वाइट शर्ट और ब्लैक जैकेट कुछ पहना था और कुछ एक दो कवि मुझे याद है उसमें, लेकिन ऐसा कोई क्या पेमेंट था आपका उसमें, याद है आपको? पेमेंट मेरे ख्याल से 2000 कुछ रहा होगा उस समय। और कुमार विश्वास का पेमेंट याद है? नहीं, उनका तो मुझे नहीं याद है, लेकिन फिर भी आप मुझसे तो काफ़ी गुना ज़्यादा होगा, वो तो सीधी बात है। नहीं, क्योंकि मुझसे क्योंकि आप कवि सम्मेलनों में सालों से हो, तो मैंने ये देखा है कि कुछ कवि ऐसे हैं कि जिनका 20 साल पहले जो पेमेंट था और आज जो पेमेंट है उसमें केवल 5-10 हज़ार का अंतर है। और कुमार विश्वास का जो 20 साल पहले पेमेंट था और आज जो पेमेंट है उसमें ज़मीन आसमान का भी नहीं, आकाश पाताल का अंतर है। तो ऐसा इसके पीछे क्या कारण रहा? क्योंकि मैं 2003 में भी आपने उनको संचालन करते देखा है और अभी भी पुणे में, आप मुंबई में देख रहे हो संचालन करते हुए, वही कविताएं सुनाते हुए। कविताओं में ज़्यादा अंतर नहीं है, संप्रेषण में तो अंतर आया है, पर क्या लगता है आपको कि इसके पीछे का विशेष कारण क्या है? क्योंकि आप करीब से जानते हो उनको, इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर एक शब्द में मैं इसका उत्तर देना चाहूँ तो वो शब्द है रिलेवेंसी, कि उनका कंटेंट तब भी रिलेवेंट था, आज भी रिलेवेंट है। जिन कवियों की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कि उस समय वो रिलेवेंट रहा होगा लेकिन आज वो रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें बुलाया जाता है और इसी वजह से मेरे ख्याल से ये पेमेंट का जो सबसे बड़ा गैप है ये यहीं पे आके फंसता है। क्योंकि उसका कारण ये भी है कि जब सामने जनता है, आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, आपको पेमेंट करने वाले, या जहाँ पे भी बिजनेस आ जाता है तो वो सब कंज्यूमर पे है। तो जब कंज्यूमर जैसी चीज़ कंज्यूम करना चाहता है, जो कंटेंट कंज्यूम करना चाहता है, अगर आपके पास वो है तो आपको उसी तरह का पैसा भी मिलता रहेगा, उसी तरह की शोहरत भी मिलती रहेगी। लेकिन आपका कंटेंट अगर रिलेवेंट नहीं है
तो उसी तरह से वो शोहरत भी कम हो जाती है और पैसा भी कम हो जाता है, या उसी तरह का बना रहता है। जैसे कहते हैं अपन, इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ता है उस तरह से वो उतना ही सिर्फ मेरे ख्याल से बढ़ता होगा बस। चलिए इस पे मैं लंबी बात करूँगा, क्योंकि ये जो गैप है इस पे मेरे को आपसे ज़्यादा लंबी चर्चा करनी है कि एक तो सीधे 15 लाख 20 लाख का है, और उसके बाद फिर बहुत गैप आ रहा है, फिर गैप आ रहा है, और फिर बाकी सब नीचे हैं। इस पे मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं फिर आपकी कविता पे आता हूँ। 16 साल में आप लिखने लगे, तो किस विधा में आपने शुरू किया लिखना? आप छंद लिखते थे, मुक्तक लिखते थे, कविताएं लिखते थे, गीत लिखते थे? छंद मैंने सबसे पहले, क्योंकि मैं पहले से भी वही पढ़ता था और कवि सम्मेलनों पे होने के कारण मैंने सुना भी सबसे ज़्यादा वही था। मैंने जो भी अब तक भी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है इस फील्ड में, या फिर आप कह लीजिए कि इस संदर्भ में, कविता के संदर्भ में, पढ़ाई से कम और मंचों पे ज़्यादा हुई है। अच्छा। तो मैंने मंचों पे सुन के, जिनके पीछे बैठ के मैंने सुना है, जिनका कह लीजिए कि जिनका जलवा मैंने देखा है कि जिस तरह से वो लोगों को या सम्मोहित कर लेते हैं, जिस तरह से लोग उनसे सुनकर सम्मोहित हो जाते हैं, तो वो मैंने सुन के ही सीखा है। तो इसीलिए मुझे बहर की या फिर छंदों की नॉलेज नहीं थी, लेकिन धुन मुझे पता थी। अच्छा। कि इस धुन में ये बात कही जाती है, इस धुन में ये अक्सर कहते हुए मैंने सुना है। तो उन्हीं छंदों की धुनों में मैंने लिखना शुरू किया। इसी वजह से मैंने आपको बताया भी था कि कविता में मात्रा के दोष इसी वजह से आ रहे थे, क्योंकि मैं लय में लिखता था। अच्छा। मुझे कोई ज्ञान नहीं था कि किस तरह से इसकी बहर होती है या किस तरह से मीटर होता है, वो मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन सबसे पहले जो मैंने लिखा, और मेरा मानना है भी है कि कविता या कोई भी इस तरह की चीज़ कम से कम इसलिए होनी चाहिए कि देश में या समाज में उसका कुछ ना कुछ इनपुट जाए आपकी तरफ से, कुछ ना कुछ आपकी तरफ से कोई बात पहुँचे, कोई शिक्षा पहुँचे या कुछ बदलाव हो, तब उस कविता का कुछ ना कुछ मतलब है। हालांकि एंटरटेनमेंट के लिए भी कविताएं होती है, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि मुख्य उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि समाज में कुछ बदलाव आए। इस तरह से तो भाई 80% कवि हट जाएंगे आप जो कह रहे हो। हाँ, तो 20% रहेंगे भी, लेकिन इंडस्ट्री, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री इस तरह से काम करती है कि जैसा मैंने कहा कि कंज्यूमर जिस तरह से हैं, आपकी कंज्यूम ही वो ज़्यादा करना चाहते हैं ना। आजकल के जो कवि सम्मेलन होते हैं, अगर अपन टॉप वाले कवि सम्मेलन हटा दें, तो उसके बाद जो हो रहे हैं उसमें जो जनता आ रही है, जो नुक्कड़ पे सुन रही है, जो मेलों में सुन रही है, उनको तो हाथ से सुनना है ना, उनको थोड़ी परिवर्तन लाना है समाज में। वो तो अपने जीवन में से परेशान होगी, यहाँ पे 4 घंटे खुशी लेने आए हैं, तो वो क्यों कहेंगे कि हमें देश में परिवर्तन लाने के लिए सुनना है? हमें तो एंटरटेनमेंट के लिए आए हम। लेकिन आपको मैं एक चीज़, आपके ही सवाल से मैं उत्तर देना चाहता हूँ। आपने कहा कि जो सबसे ज़्यादा लोग जिसे सुनने आ रहे हैं, आप भी जानते हैं उनका नाम कि वो कौन है जिसको सबसे ज़्यादा लोग सुनने आ रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि उनके पूरे काव्य पाठ में उस दौरान पे ये भी रहता है कि आप कितनी देर हास्य की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो संदेश, वो उद्देश्य जो जिसके लिए वो कविता पाठ करना है, वो भी उसमें रहता है। तो मेरे ख्याल से मेरी बात इससे साबित होती है कि 20% भी अगर आपका उद्देश्य ये बैलेंस बना के रखना चाहिए हर कवि को। बिल्कुल, ये तो ज़रूरी है ही, क्योंकि सामने सिर्फ अगर आप काम की बातें करेंगे तो काम की बातें ढेरों हैं, और आप भी काम की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हम भी किस स्तर तक बात करते हैं और किस स्तर तक सुना जाता है। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में तो बैलेंस ज़रूरी है ही। कोई छंद सुना दो मेरे को आप उस टाइम का, आपको याद हो तो। आप पुराना मुझे कुछ सुना नहीं रहे हो। 16, 17, 18 साल का जो जिस समय आपने खुद लिखना शुरू किया और आप बाल कवि के रूप में जाने लगे थे, कोई छंद तो आपको याद होगा उस समय का। मेरा जो एक छंद है जो अभी भी बहुत प्रचलित है, लोग जो मुझे जानते हैं वो उस छंद को जानते हैं, उसको बाद में ठीक किया गया। मुझे याद नहीं कि वो ठीक होके क्या होगा। लेकिन जो बीच में रोक रहा हूँ आपको, आपने कहा मुझे मात्राओं का ज्ञान नहीं था, मैं लय पे लिखता था, तो क्या फिर आपने प्रॉपरली किसी से सीखा, किसी गुरु को बना के, या समय के साथ साथ आपने खुद ही उसमें सुधार किया? नहीं, जैसा मैंने कहा कि मेरे माता पिता, मेरी मम्मी सिंगर थी, तो पहले से ही गायिका थी, और देश की पूरे देश में उन्होंने कई प्रोग्राम किए अपने गायन के। तो उसी से मुझे सीखने को मिला, क्योंकि घर में म्यूजिकल माहौल था। पापा मम्मी ने ये ध्यान रखा हमेशा कि हमको कोई ना कोई ट्यूटर ऐसा आता रहे जो सिखाने, वाद्य यंत्र सिखाता रहे या फिर संगीत की शिक्षा देता रहे। मुझे याद है कि जब मैं 6th क्लास में था, तब मेरे ख्याल से 2004 या 5 की बात है, तब भी हमें एक ऐसा ट्यूटर आता था सिखाने, जो ट्यूशन फ़ी देना, हमको लगता है कि ट्यूशन फ़ी दी जाती, लेकिन उसके लिए 900-1000 रुपये उसको सिर्फ इसलिए दिए जाते थे कि इसको म्यूज़िक सिखाया जाए। तो म्यूज़िक का सेंस तो बचपन से ही था, लेकिन उसके बाद जब मुझे समझ आई तो मैंने एक प्रतिष्ठित गुरुजी से मेरा अपना संगीत सीखा, और 5 साल मैंने उनसे क्लासिकल म्यूज़िक सीखा। श्री रमेश शर्मा जी उनका नाम है, जिन्होंने श्रेया घोषाल को भी सिखाया। तो उन्हीं से मैंने म्यूज़िक सीखा। उसके बाद मुझे म्यूज़िक में थोड़ी पकड़ बनने लगी, लेकिन
मैं सब में मात्राओं की बात कर रहा हूँ। क्या आपने किसी गुरु से कविताओं के लिए, शायरी के लिए, मात्राओं के लिए उनके पास गए आप और उनसे सीखा आपने, या खुद ही सीखा है? नहीं, ये सब सब खुद से ही आया है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी के पास स्पेसिफिकली सिर्फ इसी के लिए मुझे जाना पड़ा। चलिए वो छंद सुना दीजिए कोई बढ़िया, थोड़ा माहौल को मैं लाइट करना चाहता हूँ अगले सवाल पे जाने के पहले। वो छंद जो है उसी छंद को मैं सुना देता हूँ कि वो जो छंद 16 साल की उम्र में आप बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि शिक्षा के लिए किस विषय पे आप उस समय ज़्यादा फोकस करते थे? सामाजिक विषयों पे ज़्यादातर मेरा रहता था फोकस, क्योंकि आपके सामने जो लोग बैठे हैं, आप मैंने जैसा कहा कि सामने जो लोग हैं उनके हिसाब से आपको कंटेंट डिलीवर आपके साथ वाले बाल कभी भी सामाजिक बोलते थे या वो अलग चीज़ें बोलते थे? नहीं, सभी तरह की। मैं भी हमेशा सामाजिक नहीं बोलता था। हास्य की कुछ कविताएं थी जो मैं पढ़ता था पहले भी, और अब भी मैं कोशिश करता हूँ कि मूड लाइट ही रखूँ। जैसे बड़े कवियों में कंपटीशन होता है, वैसे आप लोगों में भी होता था कि इसको ज़्यादा मिल रहे हैं, मुझे कम मिल रहे हैं? नहीं, एक्चुअली उस समय ये नहीं, फीलिंग नहीं आती थी? फीलिंग भी नहीं आती थी, और दूसरी बात ये कि टीम हमारी होती थी, तो हमारे ही लोग हैं उसमें, हाँ। और प्रोग्राम मेरे ही नाम पे हो रहा है, तो फिर साथ में जो लोग हैं वो भी मेरे साथ में ही जा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात तो कभी हुई नहीं। लेकिन फिर भी हाँ, एक नेचुरली जो होता है वो तो है ही थोड़ा बहुत। क्या छंद है वो? वो है कि पुत्र को रतन के समान मानती है आपने माता। ऐसे चलेगा नहीं, गा के सुनाना पड़ेगा आपको। आपने बोला 5 साल मैंने म्यूजिक सीखा है, तो हमारे चैनल पे हम चाहते हैं कि आप उस म्यूजिक का प्रदर्शन करें कि आपने क्या सीखा है। नहीं, इसमें म्यूजिक का प्रदर्शन तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी तरह में आवाज़ सुना तो है देता कि हूँ। हमारे कानों को अच्छा तो लगेगा, हमारे ऑडियंस को अच्छा तो लगेगा। मैं सुना देता हूँ। वो छंद ये है कि पुत्र को रतन के समान मानती है माता, पुत्र निर्माण में पिता भी टूट जाते हैं। वाह। माटी के घरौंदे हो या महल सुनहरे हो, नेह के बिना मगर फूट फूट जाते। वाह वाह। किंतु माता पिता को जो घर में न रख सके, ऐसे पापियों से भगवान रूठ जाते हैं। क्या बात। रोटी दे न सका जो जवानी में माँ बाप को, तो बुढ़ापे में उनके निवाले छूट अरे जाते वाह हैं। वाह वाह, क्या बात है। ऐसा तो मुझे लग रहा है सामने जनता बैठी 25 से ज़्यादा लोग जो इनकी उम्र 50 साल के ऊपर है, वो तो पागल हो जाते होंगे ऐसी चीज़ों पे, जी, मुझे लगता है कि ऐसा जो भी कंटेंट, क्योंकि कनेक्ट कर रहा है ना आदमी। बिल्कुल हर एक आदमी ये चाहता है कि जब वो उस उम्र में पहुंचता है, जैसे बागबान के साथ है, आपने भी देखा होगा कि जब हम उस उम्र में पहुंचते हैं, जब हमारे माता पिता उस उम्र में थे तो दादी दादा के लिए सोचते थे, अब वो उस उम्र में आ गए तो हमारे लिए सोचते हैं, तो ऐसा ही इसके साथ भी है। इसी तरह के आप छंद सुनाते थे मतलब बचपन में? हाँ, बिल्कुल इसी तरह के छंद और कुछ छोटे मोटे गीत होते थे, लेकिन मेरा जो सबसे ज़्यादा फोकस होता था वो छंद पे ही होता था। कोई टर्निंग पॉइंट याद है आपको अपने जीवन का, कि बाल कवि के जीवन की पूछ रहा हूँ मैं, अभी बड़े वाले कवि सम्मेलनों की बात नहीं कर रहा हूँ, कि उसके बाद आपको बाल कवि के कवि सम्मेलन बहुत सारे मिलने लग गए जिसमें आप निरंतर जाने लगे? मतलब साल के, आप एक बार अपनी चर्चा हो रही थी ऑफ द कैमरा, तो आपने बताया था कि साल के आप 100 कवि सम्मेलन करने लग गए थे। हाँ, 80 कवि सम्मेलन करने लग गए थे। तो मतलब आदमी ट्रैवल में ही है। तो कोई टर्निंग पॉइंट याद है कि किसी कवि सम्मेलन के बाद ऐसा हुआ हो, या किसी बड़े कवि से मिलने के बाद ऐसा हुआ हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कवि से, किसी भी बड़े कवि से मिलने के बाद ऐसा हुआ है, लेकिन हाँ, ये बात है कि जैसे जैसे लोगों को पता लगता रहा कि ये एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत अच्छा बोल रहा है और बहुत अच्छी बातें कर रहा है स्टेज पे खड़े होके, या 2-2.5 घंटे तक कविता पाठ कर रहा है, या 2-2.5 घंटे तक कविता पाठ करते थे आप? 2-2.5 घंटे, हाँ। कुछ भजन होते थे उसमें, कुछ कविताएं होती थी, और एक एकल शो होता था जिसमें जैसे जो मेरा नाम है, जिस नाम से मुझे जानते, चंचू के नाम से मुझे जानते हैं, बाल कवि चंचू, तो बाल कवि चंचू नाइट के नाम से ऐसा एक कार्यक्रम होता था। उसमें आप स्क्रिप्ट लेके जाते थे कि आप क्या बोलने वाले हो वहाँ पे देख देख के बोलते थे? नहीं, मोस्टली मतलब मेरे ख्याल से 90% मुझे याद ही होता था कि सब जो भी बोलना है। 2 घंटे तक सुनाते थे आप? हाँ, क्योंकि वो पहले का भी ऐसा होता है ना कि आपके पास इतने सालों का इकट्ठा हो गया, आपका मतलब 10, मेरे ख्याल से 10 या 12 साल तब तक हो चुके थे बोलते हुए, तो आपके पास इतने सालों का एक कंटेंट इकट्ठा हो जाता है जिसको आप किसी के सामने सुनाना चाहते हैं, और उनको बहुत अच्छा लगता था कि, तो आप जो पूछ रहे थे कि हाँ कोई टर्निंग पॉइंट है या कि नहीं है, मुझे ऐसा याद नहीं है कि कोई टर्निंग पॉइंट है, लेकिन एक बार एक कार्यक्रम हुआ था मुंबई में, जी स्माइल टीवी पे वो एक शो हुआ था। अच्छा। क्योंकि ये है हास्य कवि मुकाबला। अच्छा। तो उसमें आदरणीय सुरेंद्र यादवेंद्र जी हैं, उनका मेरे पास कॉल आया था और मेरे पापा के पास कॉल आया था, और हमको वहाँ लेके गए थे। उसके बाद मुझे लगता है कि वो शो काफ़ी टीवी पे आया था वो? जी स्माइल टीवी पे आया था। उसके बाद एक रतलाम में कवि सम्मेलन हुआ जिसकी कवरेज आज तक चैनल पे आई थी। अच्छा। और उसके बाद एक सूरत में कवि सम्मेलन हुआ। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़े उस समय के टर्निंग पॉइंट रहे, जिसके बाद में सबकी नज़र में आने लगा। आप आने लगे? जी। तो मुझे मैक्सिमम बताओ, ये मैंने गेस किया था, सही किया था आप? मतलब 100 कवि सम्मेलन एक साल में कर रहे थे? हाँ, एक साल में करीब 90-100 कवि सम्मेलन किए। और आपके पिताजी आपको लेकर सब में?
हाँ, मोस्टली सभी में होते ही थे, या फिर कोई ना कोई गार्जियन तो साथ में होता ही था, जिसके साथ में, जैसे मान लीजिए कि कोई हमारी टीम में, उसके साथ में जो लोग हैं वो लोग जा रहे हैं, कहीं पे अकेले ही प्रोग्राम हो रहा है कैसा लगता था उस उम्र में? शोहरत मिल गई, आपको पैसे मिल रहे हैं, या आपको उस समय इन चीज़ों का ख्याल ही नहीं था, केवल कविताएं सुनाने जा रहे हो यही याद रहता था? हाँ, हमारे लिए वो एडवेंचर होता था कि अच्छा। किसी एक जगह पे आप पढ़ाई से छुट्टी लेके कहीं पे जा रहे हैं। और पढ़ाई में भी मेरे स्कूल में, जिस भी स्कूल में मैं पढ़ता था, उसमें भी सब लोग बहुत कोऑपरेटिव थे कि वो जानते थे कि हाँ, किसी में प्रतिभा है तो हमको इसको समय देना चाहिए। और साथ में ट्यूशन के लिए घर पे हमारे ट्यूटर आता था और वो हमें पढ़ाते थे। तो बहुत लंबी लंबी जर्नी हमने बहुत समय समय तक की है। एक समय ऐसा आया था जब 2 साल पहले एक फ़ोन आना होता था कार्यक्रम बुक करने के लिए, अच्छा। कि आपको अगले इस कार्यक्रम में आना है, और हम कहते थे कि पढ़ाई की वजह से या किसी भी अन्य कारण की वजह से हम नहीं आ सकते, तो आपको 2 साल के बाद में कर लेते हैं अपन, 2 साल के बाद में हम कर लेंगे ये प्रोग्राम। तो ऐसा भी कई बार हुआ है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बचपन का एक जो चीज़ में सबसे बड़ी बात, जो भी इस शो को देखने वाले हैं, इस पॉडकास्ट को सुनने वाले हैं, मैं उनसे सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ सिखाएं, फेम से पहले उनको तालीम बहुत ज़रूरी है। क्या बात है। तालीम किसी भी चीज़ की, शिक्षा, दीक्षा, तालीम उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे फेम तो उसके दिमाग में रहेगा, लेकिन अगर तालीम नहीं है तो वो कहीं ना कहीं उसको चुभेगी। तो मुझे लगता है कि ये तालीम पे मैंने बाद में बहुत ज़्यादा फोकस किया, और उसी की वजह से आज आपके सामने बैठे हैं। क्या बात। अब हम आपके ट्रांजिशन के बारे में बात करना चाहते हैं। जैसे आपने बताया कि आप बाल कवि थे, आप 90 कवि सम्मेलन कर रहे हो, 365 दिन में से 90 रातें आप जग रहे हो, पिताजी के साथ ट्रैवल कर रहे हो, पैसा आ रहा है, पढ़ाई चल रही है, बढ़िया चल रहा है। अब मुझे आप बताओ कि ये जीवन आप पूरे जीवन भी चला सकते थे, बाल कवि, दिव्य कमल ध्वज, चंचू हमेशा रह सकता था, पर मैंने देखा कि आपने अपने नाम से बाल कवि भी हटा दिया और पीछे से चंचू भी हटा दिया, आपने केवल दिव्य कमल ध्वज रखा, और आप दूसरे कवि सम्मेलनों की ओर बढ़े, आपने अपने ऑर्बिट को तोड़ा और आगे बढ़ने का प्रयास किया, और उसकी आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी मिले। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो जज्बा कैसा था, और क्या वो कदम उठाना बहुत बड़ा कदम था आपके जीवन में, उस कंफर्ट लेवल को छोड़ना? हाँ, मुझे लगता है कि जैसे कि इतने समय से जो कार्यक्रम चल रहे थे, और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा नंबर था वो जिसमें ये सब जी। चल रहा था, लेकिन फिर भी मुझे करीब 2016 में मैंने सबसे आखिरी में ये सब कार्यक्रम किए होंगे। अच्छा। जिसमें इतना ज़्यादा नंबर मेरे पास रहा होगा। लेकिन उसके बाद में मुझे ये समझ में आया कि चूँकि उसके बाद भी मैंने ऐसे कार्यक्रम किए, ऐसा नहीं है कि मैंने कार्यक्रम नहीं किए, लेकिन मुझे बात जो समझ में आई, मैंने जैसे आपको कहा कि तालीम, मैं कह रहा हूँ बाल कवि को एंड आपने कब कर दिया? उसके बाद भी आपने कार्यक्रम करे, जैन कवि सम्मेलन, वो मैं मानता हूँ, पर उसमें आप एज अ जवान कवि गए, एज अ यूथ कवि गए हो, युवा कवि गए हो, आप उसमें बाल कवि के तौर पर नहीं गए हो। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कब आपने उसको छोड़ा पीछे? तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मुझे दिमाग में कैसा आया कि इसको छोड़ना ज़रूरी है। तनुज भाई, कई बार जीवन में कई छोटी छोटी चीज़ें चुप जाती हैं जी या आपके जीवन बदल देती हैं। जी। तो कई बार हमें वो चीज़ें बहुत छोटी दिखती हैं, लेकिन वो हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाली होती हैं। तो एक कार्यक्रम ऐसा ही हुआ था 2015 में। उस साल मेरी दादी का देहांत भी हुआ था, और मैं काफ़ी परेशान था उससे, उनकी याद में बहुत बीमार भी हो गया कुछ साल। अच्छा। लेकिन उसी समय अक्टूबर महीने में ये हुआ था, लेकिन उसके बाद दिसंबर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। बहुत छोटा सा आयोजन था, मंदिर में कुछ बच्चे आके परफॉर्म करने वाले थे। उसमें मेरा नाम लिखा गया मुख्य अतिथि के तौर पे। अच्छा। और मुझे मुख्य अतिथि के तौर पे सबसे पहली बार वहाँ जाना था, और मैंने वहाँ पे जाके जब वो छोटे बच्चों को सुना, तो मुझे लगा कि कार्यक्रम तो ऐसे ही, जैसे पहली बार में तक कहीं पे इतनी छोटी जगह गया, लेकिन जब अगले दिन पेपर में उसकी कवरेज आई, तो उसमें लिखा हुआ था कि मुख्य अतिथि दिव्य कमल ध्वज ने इस तरह का कुछ सुनाया, और बच्चों को। अच्छा, उन्होंने बाल कवि नहीं लिखा था उसमें? जी, उन्होंने उसमें बाल कवि नहीं लिखा। तो उसमें लिखा था कि प्रतिष्ठित कवि दिव्य कमल ध्वज ने बच्चों को प्रोत्साहित किया कविता के बारे में। क्या बात। तब मेरे दिमाग में सबसे पहली बार ये आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए, कब तक इसको लेके हम चलते रहेंगे कि जो हमारी पहचान है, जिस वजह से पहचान बनी है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं कॉलेज में था 2010 से 2014 मैंने इंजीनियरिंग की। उस समय आप जानते हैं कि किस तरह के ख्याल आपके मन में आते हैं और किस तरह के लोगों के साथ आप रहते हैं। बात तो सही। प्रेम उमड़ के जब बात तो सही है। प्रेम उमड़ के जब आपके मस्तिष्क पे चढ़ता है, तो आपको पता है कि किस तरह की कविताएं लिखी जाती है। तो प्रेम में मैंने भी कई कविताएं लिखी। तो एक किस्सा मुझे याद आया कि
एक बार जैसे होता है कि मैं पहली बार कहीं पे भी ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए दोस्त की गाड़ी मांग के और आप उनको सही इम्प्रेस बात है। करने के लिए निकलते। तो कॉलेज मैंने, के टाइम की बात है ये। हाँ कॉलेज के टाइम की बात है, तो मैंने उसी समय पे किसी मेरे दोस्त से एक पल्सर थी उसके पास, बजाज पल्सर, वो मैंने ली और मैं साथ में पार्किंग से निकलने लगा। उसी समय मैं उसके सामने गिर गया, गिर गए? उसी के सामने गिर गया। जिसको इम्प्रेस करने जा रहे थे आप? जिसको इम्प्रेस करने जा रहे थे उसी के सामने बाइक फिसल गई और मैं गिर गया। तो मैंने घर पे क्योंकि आपको पता है कि ये सबसे बड़ी बेइज्जती है एक लड़के के लिए, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी बेइज्जती थी। तो मैं जब घर पे आया तो घर पे आके मैंने लिखा कि काम कुछ यादगार करना था, वाह, उसका ही इंतजार करना था, वो मिले राह में इस हालत में, भूल गए हम के प्यार क्या बात, करना वाह वाह वाह, था। क्या बात। तो मुझे उस समय के बाद मुझे याद आया कि मेरा दिल कुछ और कहता है, मैं कुछ काम और कर रहा हूँ। तो अच्छा, मैंने सबसे पहले ये डिस्कवर किया कि मेरा दिल क्या कहता है, मेरा दिल क्या लिखना चाहता है। क्योंकि मैं पहले से मंचों पे था, वो मेरे दिल की बातें नहीं थी, शायद मैं देख के किसी न किसी को देख के या कहीं ना कहीं सुन के वो बात कह रहा था। लेकिन क्योंकि कविता के बैकग्राउंड से मैं था हमेशा से, तो इस वजह से मैंने पहली बार कुछ शेर कहना शुरू किया, कुछ मुक्तक प्रेम पे कहना शुरू किया। और मेरे भाई ने एक कोटा में ही 2016 में मेरे ख्याल से ओपन माइक जब हुआ करते, पहली बार ही मैंने सिर्फ ओपन माइक का नाम मुंबई या दिल्ली में कहीं पे सुना था। लेकिन मुझे ऐसा था कि वो सिर्फ कॉमेडी के लिए ही होते हैं। अच्छा, मुझे पहली बार पता लगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यंग लोग आते हैं, यंग ऑडियंस आती है, वो आपको सुनती है। तो मुझे लगा कि ये अपने लिए सबसे सही जगह, यहाँ पे हमको जाके कविता सुनानी चाहिए। तब मैंने वहाँ पे सबसे पहली बार शेर सुनाए, जिनको मैं शेर कहता था। बाद में मुझे पता लगा कि ये, क्योंकि मैंने काफ़ी शायरों को भी सुना हुआ था पहले भी, उसके बाद मुझे लगा कि ये शेर कहे जा सकते हैं। तो मैंने कुछ शेर वहाँ पर पढ़े। वो शेर में सिर्फ उनको तो अभी ख्याल ही कह सकते हैं। वो शेर कुछ ऐसा था, मैं आपको सुना देता हूँ कि दिल में एक शोर है सुनोगी क्या, दिल में एक शोर है सुनोगी क्या, सुकून कहीं और है चलोगी क्या। क्या बात है, ये 2016 की बात है। हाँ, ये 2016 की बात। दिल में एक शोर है सुनोगी क्या, सुकून सुकून कहीं और है और चलोगी क्या। चलोगी क्या। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद था कि यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक तो ठीक ही है, लेकिन इसके बाद ये था कि हीर रांझा लैला मजनू, हीर रांझा लैला मजनू, मरते तो सभी हैं मोहब्बत में, मेरे साथ जियोगी क्या। अच्छा, आप ये सोचिए कि ये इस स्तर की जो कविताएं हैं, जब ये कविता भी नहीं कह सकते इसको, क्या आप बाल कवि के तौर पर मंचों पर स्थापित हैं और आप 2 घंटे तक कविताएं सुना रहे हैं, और उसको आप 1 सेकंड के लिए छोड़कर किसी ओपन माइक में जाकर ये सुना रहे हैं। और इसके बाद भी क्योंकि आपका स्टेज प्रेजेंस ऐसा है कि उस पर ताली तो बजनी है। ताली तो बजेगी, पर बिल्कुल। आपको पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ और अब मैं क्या शुरुआत कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आपको बड़ी रेस के लिए छोटे छोटे कदम से शुरू करना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में 2 कहानियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। अगर आप कहें तो बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा वो दोनों में से एक कहानी मैं पहले सुना देता हूँ। उस कहानी का सार ये है कि एक लड़का होता है जो पढ़ा लिखा इंजीनियर लड़का होता है। मैंने उन कहानियों से अपनी ज़िंदगी में जो बदलाव देखा है जी। वो उसी के बाद से देखा है कि एक लड़का होता है जो एक लड़की से प्रेम करता है, इंजीनियर होता है, पढ़ा लिखा होता है, लेकिन उसका जो पिता होता है वो एक किसान होता है। तो वो जाके उसके पिताजी को कहता है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। उसके पिताजी उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि एक दरवाज़ा है, खेत में एक दरवाज़ा है, उसमें से एक एक करके एक बैल निकलेगा, एक गाय निकलेगी, तुमको उसकी पूँछ पकड़नी है। अच्छा, तो जब पहला बहुत बड़ा बैल सामने आता है तो उसको लगता है कि तो बहुत बड़ा है, इसको मैं कैसे पकड़ूंगा। तो कहता है कि कोई बात नहीं, 3 आएंगे, तीनों में से एक का भी पकड़ लिया तो अपना काम हो जाएगा। जब वो पहला निकल जाता है तो उसकी पूँछ छोड़ देता है, वो कहता है कि दूसरे में। लेकिन दूसरा जब देखता है तो दूसरा उससे भी बड़ा बैल आ जाता है। तो उसके पास वो थोड़ी देर सोचता है, लेकिन उसके पास सारा जान बचाने के लिए क्या कर सकता है आदमी, तो वो दूसरे भी बैल की पूँछ छोड़ देता है। अब वो तीसरे में सोचता है कि मेरा जी जान लगा दूंगा, पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत लगा के मैं इसका पूँछ पकड़ ही लूंगा, चाहे मर जाऊं, लेकिन प्यार के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। लेकिन जब तीसरी बार दरवाज़ा खुला, उसमें से एक छोटा सा बछड़ा निकला, छोटा सा गाय का बच्चा। और वो जैसे ही, उसने कहा ये तो बहुत आसान काम हो गया। हाँ। वो जैसे ही उसकी पूँछ पकड़ने लगा, उसको पता लगा उसकी तो पूँछ ही नहीं है। इस कहानी से सीखने को मिला मुझे कि जिंदगी में अवसर आपको हर बार नहीं मिलेगा। क्या बात है, क्या आपको जो अवसर मिल रहा है उसमें आपको कुछ ना कुछ काम करना। बहुत अच्छी कहानी है।
और दूसरी दूसरी जो सबसे बड़ी बात, दूसरी एक और जो कहानी है जिसने मेरी ज़िंदगी बदली, वो ये है कि एक बार एक आदमी था, उसके पास एक गधा था, उसको बहुत प्यारा था। तो किसी ने बोला कि इसको इतना प्यारा है, इसके लिए कुछ करो तुम। उसको खिलाता पिलाता था। तो उसने उसको एक रेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया उसका, जिसमें घोड़े दौड़ रहे थे। अच्छा। तो चूंकि सबने उसके ऊपर हंसे कि ये क्या कर रहे हो तुम, जहाँ पे घोड़े दौड़ रहे हैं वहाँ पे गधों को दौड़ाओगे आज, अब घोड़ों की रेस में गधे दौड़ेंगे। तो उसने कहा कि हाँ, मैं मेरे हिसाब से सब देख लूँगा। उसने उसकी वही ट्रेनिंग करवाई, उतना ही भगवाया, उतना ही दौड़ाया, उतना ही खिलाया पिलाया। सारी मेहनत, जितनी मशक्क़त उस पर की जा सकती थी उस ट्रेनिंग के दौरान, वो सारी मेहनत मशक्क़त की। लेकिन किसी ने उसके ऊपर हंसते हुए कहा, और वो घोड़ा रेस में दौड़ा और हार भी गया। वो गधा रेस में दौड़ा और हार भी गया। लेकिन लोगों ने उससे पूछा कि हमने तो कहा था। उसने कहा मुझे पता था कि ये गधा जब घोड़ों की रेस में दौड़ेगा तो हार जाएगा, लेकिन ये गधा जब गधों के पास जाएगा तो उन गधों में सबसे सर्वश्रेष्ठ गधा होगा। क्या बात। तो मुझे समझ में आया कि आपको अगर कुछ बनना है तो वैसे लोगों के बीच में रहना होगा, और वैसी तालीम हासिल करनी होगी, वैसी मेहनत करनी होगी। तो कहीं ना कहीं ये इरादा भी था मेरा कि जो, जैसे मैंने कंटेंट के रिलेवेंसी वाली बात की, तो ये ज़रूरी है कि आपका कंटेंट रिलेवेंट हो, और जो जिस तरह की यंग लोग हैं उन तक मेरी बात पहुँचे। तो मैंने इसीलिए ये सब कुछ। तो जब आप ओपन माइक में आए तो आपके उस पुराने वाले कार्यक्रमों पर कितना असर पड़ा? लोगों ने आपको बुलाना कम किया आपका ये काम देखकर, या किस तरह से आपके जो 30, 40, 50, 60, 70 कवि सम्मेलन हो रहे थे वो कम हुए, या उस पर कोई असर नहीं हुआ? मुझे नहीं लगता कि वो उसकी वजह से, हालांकि वो कम हो गए धीरे धीरे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें उसका कोई बहुत बड़ा योगदान है। जो आप ओपन माइक में पढ़ रहे थे उसका कोई इतना बड़ा योगदान नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात है कि मुझे वो छवि जो मेरी बदलनी थी, हाँ। उसमें उसने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। कि जो मुझे पुराना, कहते हैं ना कि आपको समय के साथ कुछ ना कुछ बदलना है, और मेरा समय ऐसा था कि मैं बहुत छोटे में इतना बड़ा काम करने लगा था। मेरे लिए काफ़ी बड़ा था वो, हो सकता है किसी के लिए इतना बड़ा ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा काम था मेरे लिए। तो उसको छोड़ना था, तो उसके लिए कुछ बड़ा तो करना ही था, तो मैंने अपना नाम पीछे छोड़ दिया। तो जब आप ट्रांजिशन में आए 2016 में आपने ओपन माइक शुरू किया, उसके बाद का थोड़ा बताइए कि किस तरह से आप इस तरह के कवि सम्मेलनों में जाने लगे, या आप कॉलेज शोज़ में जाने लगे और वैसी शायरी करने लगे। जैसे आप शेर तो कहते नहीं थे, आप कवि थे, तो आप शेर भी कहने लगे फिर, और प्रॉपर बहर में शेर कहने लगे। तो ये कैसे हुआ? बहर के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ पहले, कि बहर का कैसे मुझे अंदाज़ा लगा। ये सबसे पहले ऐसा हुआ था कि जब मैं कविताएं पढ़ने लगा था तो मुझे बहर का अंदाज़ा नहीं था कि बहर होती क्या है। मैंने एक हमारे जो पुराने भैया हैं उनसे पूछा, जो हिंदी में PhD है, मैंने उनसे पूछा कि ये बहर होती क्या चीज़ है, मैं इतने साल से कविताएं कर रहा हूँ, ये क्या ये बहर में है? उन्होंने कहा बहर एक निश्चित मात्रा क्रम है जिसमें आपको कोई भी बात कहनी होती है, या कोई भी एक मिसरा या पंक्ति आपको उसमें कहनी होती है। तो मैंने कहा ठीक, अगर वो मात्राएं सेम हैं, ऊपर से नीचे चारों मिसरों में अगर वो मात्राएं बराबर हैं तो काम हो जाएगा। तो मैंने एक उनको मुक्तक लिख के भेजा जिसमें 4 पंक्तियां थी। उन्होंने कहा ये बहर में नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो चारों पंक्तियां एक निश्चित मात्रा क्रम में थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये निश्चित बहर है। अच्छा। निश्चित नंबर होता है, 19 बहरें हैं, अच्छा। और उसकी और भी शाखाएं हैं, उनमें अलग अलग बहरें। ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि 35 बहरें होने के बाद भी ये 4 पंक्तियां किसी भी बहर में नहीं आती। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता। तब मुझे समझ में आया कि ये किस तरह से काम करता है। दूसरा, आपका प्रश्न जो था, ओपन माइक में मैंने आपसे पूछा था कि जब आप इस तरह के कवि कार्यक्रमों में जाने लगे तो आप शेर कहने लगे, ये कैसे हुआ? आपने किस तरह से इन कार्यक्रमों को अडेप्ट कैसे किया आपने? क्योंकि आपका जो DNA में था वो तो वहीं पे है कि निवेदन करना चाहता हूँ, या मैं देश पे सुनाना चाहता हूँ, या माता पिता पे सुनाना चाहता हूँ। तो आप इस तरफ ये बदलाव कैसे आया, मैं ये जानना चाहता हूँ, या इतना आसान था ये सब करना आपके लिए? देखिए, जो इनबिल्ट होता है आपके अंदर वो तो कभी छूटता नहीं है जी। तो आदत तो अभी भी वही है कि मैं निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि बचपन से आपने वो किया। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं शायरी जो प्रेम पे करने लगा था, या मुक्तक या छंद या कविताएं जो मैं प्रेम पे लिखने लगा था, जिनके लिए ऑडियंस चाहिए थी, सबसे पहले मुझे याद है वो एक कार्यक्रम जो 2017 में, आपको भी अच्छे से याद होगा, लेकिन जो सुन रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उस कार्यक्रम में सबसे पहले हमारी बातचीत हुई, और हमको लगा कि सबसे पहले हम लोगों को एक कार्यक्रम करना चाहिए किसी कॉलेज में। तो एक कोटा की कोई नामी यूनिवर्सिटी है, उनसे हमने अरेंज करवाया वो प्रोग्राम। उन्होंने कहा कि इसमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, जबकि मुझे काफ़ी पैसा मिलता था पहले भी, लेकिन हमने कहा कि चलो कुछ ना कुछ शुरू करना है। ऐतिहासिक कार्यक्रमों में से एक है वो। हाँ, वो जिसे कहते हैं वो है टर्निंग पॉइंट उस सब कार्यक्रमों का, कि जब हमने उस कार्यक्रम के लिए
उनसे आग्रह किया और उन्होंने कार्यक्रम स्वीकार किया, लेकिन हमें पता लगा कि उसमें माइक और साथ में स्टैंड भी हमको ही लेके जाना है साथ में, क्योंकि जब वहाँ पे गए तब। मतलब आप ये देखिए, मैं जनता, क्योंकि मैं भी उस कार्यक्रम में था, तो अब इस स्टोरी में मैं भी हूँ। आप ये देखिए कि एक ऐसा कवि है कि जो बचपन से कविताएं सुना रहा है, उसको 20-30 हज़ार रुपये हर कार्यक्रम के मिलने लग गए हैं। साल में वो 70-80 कार्यक्रम कर रहा है, और एक दिन ऐसा आया है कि उसने खुद आग्रह किया है किसी यूनिवर्सिटी से कि मैं आपके यहाँ कार्यक्रम करना चाहता हूँ, और उन्होंने ये तक कह दिया कि हमारे पास माइक नहीं है, सिस्टम नहीं है, हम 100 बच्चे बिठा देंगे, आप लेकर आ जाइए। तो आप और मैं, हम लोग गए, हमने माइक उठाया, सिस्टम उठाया, और वहाँ पर जाकर हमने परफॉर्म किया। और आपने वहाँ पे जो मुक्तक पढ़े थे उसमें से आप एक अगर प्लीज़ सुना दें हमको तो मुझे अच्छा लगेगा। बरसात वाला भी आपने वहाँ सुनाया था, मुझे एक वो प्लीज़ आप सुना दीजिए प्रतीक भाई, और आप लोग भी सुने, जो जनता ये वीडियो देख रही है, कि क्या ट्रांजिशन था आपका। मैं मतलब दाद देना चाहता हूँ आपकी। वो मुक्तक मैं सबसे पहले सुना देता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि उस रात के तमाम सवालात रोक कर, क्या बात है, करता हूँ तुझे याद में जज्बात रोक कर, वादा किया था तुमने कि आऊंगी एक दिन, वाह, वादा किया था तुमने कि आऊंगी एक दिन, बादल है इंतजार में बरसात रोक क्या बात, कर, क्या बात। बादल है इंतजार में बरसात रोक। मैं उसी कार्यक्रम में बैठा था और 100 बच्चे थे गांव के, और वो वहाँ पर पढ़ने आए थे किसी एक योजना के तहत, और जो बड़ी यूनिवर्सिटी थी उन्होंने उसको सामने बिठा दिया था, और आपने ये 4 पंक्तियाँ पढ़ी और मतलब तालियों का हुजूम हो गया था। और मैं इतना खुश था कि मैं इस तरह के जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ किसी एक व्यक्ति के साथ, कि जो ऐसी कविताएं भी लिखता है कि जहाँ पर इतनी तालियां बज रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल से समय सभी के लिए निश्चित है और साथ सभी का निश्चित है, तो वो तय है कहीं ना कहीं, इसलिए आपका हमारा साथ उसके बाद, और उसके बाद की जर्नी तो फिर हमने देखा नहीं पीछे की, कई सारे कॉलेजेस में हमने ट्राई किया, और उसके बाद फिर पहले ही कार्यक्रम हमने ऐसा किया, उसके बाद से सारे कार्यक्रम जो भी किए हैं, चाहे वो चमेली देवी में हो या भोपाल यूनिवर्सिटी में हो, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में हो, या फिर जयपुर JECRC में हो, नोएडा में हो, जहाँ भी पूरे देश में हमें मौका मिला हमने वो काम किया है। ये आपका फोर्टे है क्या, ये वाली जो बहर है और ये वाला जो धुन है, इसमें मैंने देखा है आप काफ़ी मुक्तक कहते हो, इसमें आपने और भी मुक्तक कहे हैं। हाँ, एक मुक्तक और है इसमें, लेकिन कई मुक्तक ऐसा होता है कि जब आपके दिमाग में कोई ख्याल आ रहा है तो आप सबसे पहले कोई ना कोई धुन या कोई एक लय पकड़ लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि कोई धुन में कोई लय में। एक शायर अभी और फेमस हुए हैं, उन्होंने एक धुन पकड़ रखी और उस पर वो कई शेर सुना रहे हैं, तो लोगों को वो पसंद आ रहा है। उस तरह आपका भी मैंने देखा है कि जब आप मंच पे रहते हो, मैं संचालन वाली कुर्सी पे बैठा होता हूँ, तो आप 15 मिनट तक इसी धुन में मुक्तक सुनाते हो। एक आधी और कोई मुक्तक याद आ रहा हो इसमें तो आप सुनाना चाहो? एक मुक्तक और मैं सुना देता हूँ। सब काम बनाती रहेगी खूबसूरती, सब काम बनाती रहेगी खूबसूरती, हर दाम चुकाती रहेगी खूबसूरती। क्या बात। ये उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि खूबसूरती सबसे बड़ा पैमाना है किसी भी चीज़ के लिए, कि सब काम बनाती रहेगी खूबसूरती, हर दाम चुकाती रहेगी खूबसूरती, सम्मान दिलाती रहेगी साथ में मगर, वाह, सम्मान दिलाती रहेगी साथ में मगर, एहसान जताती रहेगी खूबसूरती, एहसान जताती रहेगी खूबसूरती। तो आपने जब ये कार्यक्रम करना शुरू किए और कॉलेजेस में आप जाना शुरू हुए, या इस तरह के कवि सम्मेलनों में जाना शुरू हुए जहाँ पर एक आप युवा कवि के तौर पर जा रहे थे, तो आपको अपने कंटेंट में पूरी तरह से बदलाव लाना पड़ा, या आप कुछ कुछ पुराना भी सुना देते थे? और नहीं, ये पूरी तरह से बदलाव लाना ही पड़ेगा। अच्छा। उसका कारण ये है कि मैं जहाँ पे सुना रहा हूँ वहाँ पे उसका एज ग्रुप ही अलग है जी। जिन कार्यक्रमों में अब तक जा रहा था उनका एज ग्रुप अलग है। वो मेरे ख्याल से वहाँ पे ज़्यादातर लोग 40 साल से ऊपर के ही लोग हैं, जिनके सामने एक पर्टिकुलर एक तरह की चीज़ सुनाई जा सकती है, एक तरह का कंटेंट सुनाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद जब आप किसी कॉलेज में जाते हैं तो आपको पता होता है कि इसमें 18 से लेके 24 साल तक के बच्चे होंगे जिनके बीच में आपको उनकी बात कहनी है, तो सामने जो है उनके हिसाब से आपको बात कहनी पड़ेगी।
और उसी के हिसाब से चूंकि मैंने ये भी कोशिश की कि किसी भी कॉलेज में जाके सिर्फ प्यार की बात ना की जाए, देश की भी बात की जाए या एक जज्बे की भी बात की जाए कि जिस जज्बे से वो जिंदा रहना चाहते हैं, या सैनिक की बात की जाए। और उनसे ये बात भी कही कि मैंने ऐसा सुना है कि आप लोग ऐसा नहीं सुनते या इस तरह का सुनने के आप आदी नहीं है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ, मैंने प्रयोग किया और वो सफल हुआ और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आपने भी देखा है हर बार जब भी जिस भी कॉलेज में गए और मैंने जब वो पढ़ा है तब लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, वो उस तरह का ट्रांजिशन करना अपने कंटेंट के लिए। क्या बात। तो देव भाई, आपने जैसा बताया कि आपने 2010 से 2014 तक कॉलेज में थे आप जी। तो इंजीनियरिंग हो गई जी। उसके बाद आप कवि सम्मेलन भी कर रहे हैं और ओपन माइक में भी जा रहे हैं, फिर आप जॉब की तरफ कैसे बढ़े कि आपने सोचा कि वो जॉब भी कर लेनी चाहिए साथ में? मैं कोशिश में कभी भी जॉब के लिए था नहीं, लेकिन पापा का बहुत वेल सेटल्ड बिजनेस था जी। तो मैंने मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल उसमें अपना हाथ आजमाया। अच्छा। और उसके बाद मुझे लगा कि मुझसे ये शायद ये किस इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात, मुझे ये भी लग रहा था कि जिस काम के लिए मैं बना हूँ, जो मैं चाहता हूँ, जी, कविता करना चाहता हूँ या अपनी बात को संप्रेषित करना चाहता हूँ लोगों तक, तो मुझे वो लगा कि ये इसमें मैनेज नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कुछ कारण है। तो मैंने जॉब के लिए प्रयास किए और इंजीनियरिंग थी मेरे पास डिग्री, तो वो कैसे न कैसे करके सेटल हो गया। और उसके बाद मैं नौकरी करने लगा। सबसे पहले मुंबई में मैंने अपनी ये जर्नी भी स्टार्ट की और अपने काम में धीरे धीरे मैंने पाया कि ये मेरे लिए ज़रूरी था कि कोई भी ऐसा काम करना जिसमें मेरे पास इतना समय हो, जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी जी सकूं। जी। तो मुझे लगता है कि 5 दिन मैं किसी और के लिए ज़िंदगी जीता हूँ और 2 दिन मेरे लिए ज़िंदगी जीता हूँ। तो वो ये 2 दिन जो वीकेंड के दिन होते हैं उनमें मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। प्रेम आपके जीवन में कब प्रकट हुआ आपके जीवन में कोई लंबा प्रेम आपके जीवन में? प्रेम हुआ है, मतलब कॉलेज के टाइम पे भी मुझे ऐसा कई बार लगा कि चल लगा ही बस पहले लगा ही कि ये प्रेम जैसा कुछ है, लेकिन एक शख्स है जिनको देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ, वो जिस प्रेम को मैं ढूंढ रहा था या कहीं जिस शख्स को मैं ढूंढ रहा था वो मेरे सामने है। तो उनको देख के मुझे लगा कि ये इनके साथ आगे जीवन गुजारा जा सकता है। फिर उसकी जितनी भी संभावनाएं बनी, उन संभावनाओं के साथ हमने काम किया। थोड़ी कठिनाई आई, लेकिन बाद में बात बन गई। और बाद में संयोग से उन्हीं से आपका विवाह हो गया? हाँ, संयोग से विवाह हो गया। मेरा आपसे सवाल ये है देव भाई कि जितना प्रसिद्ध ये सवाल है कि हमारे पास फ्री विल है या नहीं है या सब कुछ लिखा हुआ है, ये बहुत प्रसिद्ध सवाल है, उतना ही कवि सम्मेलनों की दुनिया में ये प्रसिद्ध सवाल है कि आदमी नौकरी ही करे केवल, या नौकरी के साथ शायरी भी कर सकता है, कविता भी कर सकता है। आप दोनों कर रहे हो पिछले कई सालों से। मुझे बताओ कितना मुश्किल और कितना आसान है? देखिए, मुश्किल तो बिल्कुल है, क्योंकि वो समय जो आपने, जैसा मैंने कहा कि 5 दिन में किसी और के लिए जी रहा हूँ, चाहे वो परिवार के लिए हो जिनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, या फिर जो मेरे अपने हैं उनके लिए। लेकिन वो जो 2 दिन हैं जो मैं जी रहा हूँ, उसमें भी कई लोग अपने अपने शौक़ रखते हैं, कहीं पे जाके बैठ रहे हैं और अपने अपने शौक़ हैं, किसी भी तरह का हो सकता है वो। लेकिन मेरा शौक़ ये है कि मैं अपने अंतर मन की सुनूं और अपने अंतर मन में जो भी गुबार है वो कहीं जाके निकालूं, जो मैं इतने सालों से कर रहा। तो मैंने ये किया भी। मुश्किल ज़रूर है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि आप 5 दिन जॉब कर रहे हो। अभी तो कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम भी मिला है, लेकिन अभी भी ऑफिस जाना पड़ता है कभी। बिल्कुल। तो आप 5 दिन ऑफिस जा रहे हो और फिर शनिवार को किसी देश के दूसरे हिस्से में कहीं कार्यक्रम है, आप फ्लाइट पकड़ रहे हो, सुबह फिर कार्यक्रम कर रहे हो, रविवार को कार्यक्रम कर रहे हो, फिर आ रहे हो और फिर जॉब जा रहे हो। तो ये किस तरह का जीवन आपको लगता है कि यही वो जीवन है जिसको आप क्रेव करते थे कि मुझे ऐसा ही जीवन जीना है? हाँ, मैंने कभी भी ये तो नहीं सोचा है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा फ्री टाइम हो जिसमें मैं बैठ के बोर होता रहूँ। तो मुझे लगता है कि इसमें मज़ा अलग है। जैसे आपने कहा कि रविवार के दिन आप यहाँ से सुबह फ़्लाइट लेके गए और आपको मंडे को सुबह वापस ऑफिस ज्वाइन करना है, क्योंकि छुट्टियों का कुछ ना कुछ तकाजा रहता ही है हमेशा। तो आपको अगर मंडे को ज्वाइन करना है, तो ये होता था कि सुबह 6 बजे मैं पूरी रात नहीं सोया, 2 दिन से लगातार नहीं सोया हूँ, 6 बजे मुझे ज्वाइन करना है। तो मैं जाके ऑफिस फटाफट भाग के रेडी होके और ऑफिस भी जाता था और उसके बाद भी काम करता था। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यही ज़िंदगी है। आपको कुछ ना कुछ वो मेहनत है जो बाद में आपको फल देती है। कई लोग चूक जाते हैं ये मेहनत करने से, कि बोलते हैं ठीक है यार, अब नौकरी कर ली 5 दिन तो 2 दिन आराम करते हैं, कहाँ जाएंगे इतनी दूर। हाँ, मुझे कई लोग पूछते हैं कि ये दिखाता है कि आपके अंदर वो हॉबी है या आपका पैशन है। अगर हॉबी है और किस्मत से आपको कवि सम्मेलन मिल गए थे,
तो अब आप नहीं जाओगे क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है, नौकरी मिल गई, लेकिन आपके अंदर पैशन जिंदा है तो फिर मेरे को लगता है आप जाओगे। इसी संदर्भ में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने अभी ऑफ कैमरा जब प्रतीक भाई से बात कर रहा था तो मैंने कहा भी था उनको कि मैंने एक किताब पढ़ी है, इसका नाम है द कंपाउंड इफेक्ट। अच्छा। उसमें एक एग्जाम्पल बहुत ही सुंदर, मैंने अभी 2-3 दिन पहले पढ़ी, जब मुझे लगा कि मैं पहले से कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो आज अपने जीवन से कुछ और चाहता है या एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहता है। उसमें एक एग्जाम्पल ऐसा है कि आप अगर कोई डंबल उठाते हैं जी। और 20-20 के आप 3 सेट करना चाहते हैं तो आप 20 की जगह उसको 25 कीजिए। अच्छा। वो जो 5 के लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं या 10 के लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, वो आपके जीवन में कुछ अलग बदलाव लाएगा। असली वही है। असली वही। तो मुझे लगता है कि वो जो 5 बार मैं अलग डंबल उठा रहा हूँ सैटरडे संडे, वो मेरे जीवन में कुछ अलग बदलाव भी ला रहा है। बाद में आपको श्रुति फल मिलेगा उसका। हाँ, और जैसा कि आपने अभी पूछा था कि कवि सम्मेलन या फिर जॉब, मेरे सामने भी बहुत बार ये आया है, ये सवाल भी आया है। ये सवाल लाखों युवाओं के मन में है कि जो शेर भी कहना चाहता है, अच्छे शेर भी कह रहा है, पर उसके सामने वो 25 साल 26 साल 27 साल की उम्र खड़ी है कि जहाँ पर उसको जॉब करनी ही पड़ेगी। तो क्या करना चाहिए आपके ख्याल से? ये मैंने सवाल रहमान मुसव्विर साहब से ही पूछा था, मैं सवाल आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आपका इस पर क्या कॉल है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में आपकी जिम्मेदारियां ये तय करती हैं कि आपको क्या करना है। अगर आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं है या आपके पीछे बैकअप है, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ करके ये काम हो ही जाएगा, तो मुझे लगता है कि अपने काम को जिसको आप प्रेम करते हैं उसको पूरी शिद्दत से करें और कंटिन्यूटी के साथ करें। ऐसा नहीं कि आज किया और 2 दिन बाद छोड़ दिया, या उससे फल की चिंता बहुत जल्दी करने लग जाए, क्योंकि शुरुआत में जब भी कोई चीज़ मिलने लगती है तो बहुत धीरे से, बहुत माइन्यूट से चेंजेस होते हैं उसमें जो वो मिलती है। और इस क्षेत्र में तो मुझे लगता है कि लंबा समय देना ही पड़ेगा आपको। जिस तरह से हमारे देश में पोएट्री का जो एक एनवायरनमेंट है, एकदम से तो आपको और मिल भी जाएगा एकदम से, तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगा। हाँ, मतलब कल्चरली ही ऐसा है कि आपको इसमें मेहनत तो करनी ही है। दूसरी बात ये भी है कि आपको नौकरी में भी मेहनत करनी है। अगर आप उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, नौकरी, बिजनेस या किसी भी तरह का आप अगर काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास एक जिम्मेदारी जिसको आपको निभाना है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो जिम्मेदारियां बढ़ेगी वैसे वैसे आपके उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ती है वो भी चुकानी पड़ेगी। तो देव भाई, जैसा आपने बताया कि प्रेम की भी बात हुई, नौकरी की भी बात हुई, आप इतने सालों से घर वालों के साथ रहते थे, उनके साथ कवि सम्मेलनों में जाते थे, अटैच हो जाता है आदमी, फिर आप बाहर नौकरी करने भी गए। आपकी एक गज़ल है जिसमें आपने इन सब चीज़ों को सम्मिलित कर दिया है और समग्र रूप से प्रस्तुत किया है, और वो बहुत प्रसिद्ध हो गई है और वो मशहूर है ज़माना गज़ल है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो गज़ल सुनाएं और उसको आप तरन्नुम में सुनाएं। उसके 3-4 शेर जो है जो इन अलग अलग क्षेत्रों को टच करते हैं, अगर आप सुनाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। देखिए, इसमें स्टेजेस की बात हुई है जी। जिस गज़ल की आप बात कर रहे हैं जी। लिखते समय मुझे नहीं लगा था कि इसमें किस बारे में बात हुई, लेकिन जो मुझसे लिखवा दिया गया है, मैं नहीं जानता हूँ कि बहुत बेहतरीन गज़ल, लेकिन कुछ शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं जहाँ की सारी बंदिश तोड़ के आ जाऊँगा। वाह। मैं जहाँ की सारी बंदिश तोड़ के आ जाऊँगा, तेरे खातिर मैं लहर पर दौड़ के आ जाऊँगा। क्या तस्वुर है, वाह। मैं जहाँ की सारी बंदिश तोड़ के आ जाऊँगा। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप कैसे मेंटेन करते जी। कि मैंने माना तू है मीलों दूर मिल ना पाएगी। सुनिए भाई। मैंने माना तू है मीलों दूर मिल ना पाएगी, दूर मिल ना पाएगी, तुझसे मिलने को मैं गुल्लक फोड़ के आ जाऊंगा। क्या बात। तुझसे मिलने को ये ज़ाविया टच नहीं किया किसी ने। फोड़ के आ जाऊंगा, तेरे खातिर मैं लहर पर दौड़ के आ जाऊंगा। और जब प्रेम में लड़की ने मना कर दिया जी कि अब तो जो पापा कहेंगे वही होगा, क्या बात, अब कुछ नहीं हो सकता, तो जब पापा मना कर देते तब मैंने कहने की कोशिश की कि मैंने माना प्यार में रिश्ते निभाने हैं कठिन। वाह। मुझे लगता है सबसे आसान तरीका है किसी से भी निजात पाने का। क्या बात। कि मैंने माना प्यार में रिश्ते निभाने हैं कठिन, मैंने माना प्यार में रिश्ते निभाने हैं कठिन, रिश्ते निभाने हैं कठिन, मैं तेरे वालिद से रिश्ता जोड़ के आ जाऊंगा। क्या बात। मैं तेरे वालिद से रिश्ता। और आपने जैसा कि कहा कि इसमें सभी तरह की बातें की, मैं जब मुंबई गया तो सबसे पहले मुझे, क्योंकि मैं हमेशा से घर में रहा हूँ
मेरे माँ बाप की छत्र छाया में रहा हूँ जी और मैंने बताया कि मुझे किस तरह से इस जर्नी में कितना सपोर्ट मिला है, लेकिन मैं उनसे दूर जा रहा था। तब ये मैंने शेर कहा कि चार आंखें देखती हैं देहरी पर बैठे हुए, वाह वाह। चार आंखें देखती हैं देहरी पर बैठे हुए, देहरी पर बैठे हुए, लाल बोला था शहर को छोड़ के क्या आ बात, जाऊं, क्या बात है। लाल बोला था शहर को छोड़ के आ जाऊं। मैं क्योंकि उस माहौल को देख चुका हूँ कि जब आप ये सुनाते हैं, और अभी तो आपने बहुत लो में सुनाया है, लेकिन जब वो आप ऊपर टोन ले जाते हैं, तेरी खातिर वर्ड को ही आप 7-8 बार बोलते हैं, तो जनता जो मंत्रमुग्ध हो जाती है। मैं वो माहौल को देख चुका हूँ और मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि मैं आपके साथ पर्सनल जीवन भी गुजार रहा हूँ, कि मैं ये शायरी सुन पाता हूँ, इन चीज़ों से सीख पाता हूँ। क्या लगता है आपको कि तरन्नुम होना एक शायर के पास, एक कवि के पास, कितना एक पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है कि मतलब वो जब सुना रहा है तो लोगों के कानों को खुशी हो रही है उनके दिल के साथ साथ? अब इस पे एक शेर है, जी मेरा नहीं है, शायद डॉक्टर मोहन का वो शेर है, मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन जी वो एक शेर है कि जिन शायरों के पास तरन्नुम नहीं रहा, उन शायरों ने शेर अदाओं पे रख दिया। आए हाय, वाह वाह वाह। तो मेरे जीवन का फलसफा तो यही है, लेकिन इसमें कई तरह के अलग अलग राय हो सकती है लोगों की, जी। लेकिन मुझे लगता है कि बिना आप तरन्नुम में नहीं गाएंगे, लेकिन एक लय तो है, नहीं लय तो एक है, रिदम तो है, तो आपके दिमाग में लहर वो में कहीं तो ना कहीं चल शायरी रहा हो है। ही रही है। पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप मंच पर जा रहे हो और आप पहला ही हंसाना भी नहीं अच्छा, रुलाना भी नहीं अच्छा, तरन्नुम में पढ़ रहे हो, वो भी सुनाना अच्छा लगेगा हमें, और जनता पागल हो रही है पहले मिसरे से ही, और दूसरा शायर जब आ रहा है वो भूमिका बना रहा है अपनी, वो शेर कहने की कोशिश कर रहा है, तहत में प्रयास कर रहा है, जनता बोर हो रही, क्योंकि म्यूजिक तो म्यूजिक है, आप देखिए उसको ज़्यादा टच करेगा वो, तो कितना पॉजिटिव है ये आपके लिए, क्या लगता है? और मेरे ख्याल से ये मेरे अंदर इसलिए भी है क्योंकि इतने साल से कवि सम्मेलन का एक सफ़र रहा है, और कवि सम्मेलन में आपने सुना होगा कि मैक्सिमम जो भी आप जिनको भी सुनेंगे तरन्नुम में ही ज़्यादातर बात होती है या कविताएं की जाती है। तो जब मैं शुरू करता हूँ तो मुझे पता है कि आपको कहीं ना कहीं आपकी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो पता होती है जी कि मेरे अंदर ये खूबी ज़्यादा है। हालांकि मैं सभी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, हालांकि मैं सभी के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं सभी के लिए निरंतर अपनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता होता है कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, और मुझे लगता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग जोन जो है वो तरन्नुम भी है। और जब मैं जाके मंच पे खड़ा होता हूँ तो मुझे लगता है कि पहली ही पंक्ति में, आपने देखा होगा कि मैं जब पहली पंक्ति तरन्नुम में गा देता हूँ उसके बाद बातचीत जी शुरू करता हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है कि वो एक आगाज़ है कि आप, अब मैं आ गया हूँ, आपको मुझे सुनना है, आप एकत्रित हो जाएं, आपका ध्यान जहाँ पे कहीं भी है वो मेरी तरफ ले लें। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हो सकता है कि आपके कंटेंट में इतना वजन नहीं है कि इस वजह से आप ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये वजन वाली बात है, ये अपनी अपनी चॉइस की बात है और ऑडियंस की चॉइस की बात है। अगर वो सुनना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, जिस आवाज़ में सुनना चाहते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको सुनाएं। तो आपको क्या लगता है ये इनबिल्ट रहता है या बचपन से इसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, या एक उम्र में आने के बाद, जैसे कोई आदमी 25 साल तक 26 साल तक तहत में कह रहा है, उसके बाद उसका मन है कि अब मैं परिश्रम से, मेहनत से, श्रम से, साधना से अब मैं तरन्नुम में कहने का प्रयास करूंगा, तो आपको लगता है उसके लिए आसान रहेगा या कर सकता है वो एक काम? कर तो खैर कोई भी कुछ भी सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसने जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं, लेकिन हाँ ये बात तय है कि कुछ ना कुछ, जैसा मैंने कहा कि किसी ना किसी का स्ट्रॉन्ग जोन है आपके अंदर, अगर वो नहीं है तो आप अभी, जैसे मान लीजिए कि मैं तहत में आपको कुछ सुनाना चाहूँ, जी मैंने उसके लिए अलग से प्रयास किए हैं, मैंने अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव पे, रोकने पे, बात करने पे, तहत के लिए, लहजे के लिए अलग से प्रयास किए हैं, जबकि मुझे तरन्नुम में करने के लिए कभी कोई एक्स्ट्रा कुछ प्रयास एफर्टलेस होता है उसमें। हाँ वो करना नहीं पड़ा, क्योंकि शायद वो मेरे साथ उम्र भर चलता रहा, मैंने संगीत सीखा और संगीत के बीच में रहा, तो मुझे लगता है कि वो वहाँ मुझे उसका फ़ायदा हुआ। तो ये, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये चॉइस की बात है कि आप क्या करते हैं। मैंने भी कई बार तरन्नुम में गाने का प्रयास किया, तो जब मैं घर में रियाज करता था तो मेरा छोटा भाई छत पे जाके खड़ा हो जाता था, तो मैंने उससे पूछा तो ऐसा क्यों कर रहा है, तो बोलता मैं कॉलोनी वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं गा रहा हूँ। तो फिर मैं ऊब गया बहुत, और मैंने एक शेर लिखा कि मेरा गुस्सा है मेरी शायरी में, तरन्नुम में कहाँ अच्छा लगेगा।
वाह वाह। तो ये सब बहाने हैं इससे हटने के कि आप मेहनत नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि तरन्नुम में अगर आप लग जाओ और किसी एक गुरु को बना लो तो आप सीख सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो। हाँ, लेकिन इसमें भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मैंने अपने गुरुजी से सीखी है, वो ये है कि हमारे गुरुजी जब भी किसी का टेस्ट लेते थे कि मैं उसको सिखा सकता हूँ या नहीं सिखा सकता हूँ, पात्रता चेक करते तो वो पहले एक कोई भी एक आरोह अवरोह भी अगर किसी का गा रहे हैं और उसके साथ में गा के जिससे उन्होंने कुछ भी एक आलाप लिया, तो सामने वाले को वैसा ही आलाप दोहराना पड़ता था। अच्छा, वो कितने परसेंटेज पे उसको दोहरा पा रहा है, वो उस पर उसकी पात्रता तय करते थे। आप उनसे ये नहीं कह सकते कि सर आप 10,000 रुपये ले लीजिए और मुझे सिखा दीजिए। उनकी फीस 800 रुपये है, वो 800 ही रुपये लेंगे आपसे, लेकिन आपकी पात्रता होनी चाहिए। क्या बात। तो इसी कारण से मुझे लगता है कि अगर आपकी आवाज़ में वो बात है तो ज़रूर आपको कोशिश करनी चाहिए। एक तरन्नुम में आप बिल्कुल वो सुना दीजिए जिसका भी अपन जिक्र कर रहे थे और जो आपका फोर्टे है कि मंच पर जाकर आप सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं उससे क्यों शुरू करता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है वो। कनेक्ट हो जाती है उससे ऑडियंस, हर तरह की ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है उससे। लगता है मुझे कि एक आगाज़ हो जाता है जो आप कह रहे थे। हाँ, तो वो मैं मुक्तक सुना देता हूँ आपको कि हंसाना भी नहीं अच्छा, रुलाना भी नहीं अच्छा, वाह, किसी को प्यार करके भूल जाना भी नहीं अच्छा, ये जो नजरें झुका कर जाने कितने कत्ल करती हो, किसी की मौत पर यूं मुस्कुराना क्या बात, नहीं अच्छा। क्या बात। आपको क्या लगता है कि जैसे एक शायर का मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, उसने तय कर लिया कि मैं इसी बहर में और इसी तरन्नुम में, और एक और शायर है बहुत बड़े कवि है वो भी, इसी बहर में इसी तरन्नुम में लोगों ने पसंद कर लिया तो अब मैं बदलाव नहीं करूँगा, इसी तरह चलूँगा। कोई भी आदमी किसी भी चीज़ से वायरल हो जाता है तो उसको लगता है कि मैं अब यही करता रहूँ। तो आपके साथ भी ऐसा है कि जैसे आपके ये 2-3 जो मुक्तक हैं जो प्रसिद्ध हो गए, तो अब आप थोड़े बंद गए हैं कि मुझे इसी में लिखना है या इसी तरफ मेहनत करनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप हर कुछ या सब कुछ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप लिखते बहुत कुछ, लेकिन आपको एक बात पता होती है कि इससे मुझे लोग जानने लगे हैं, तो इस स्तर का तो आपको कम से कम लिखना ही पड़ेगा जो उन तक पहुंच चुका है एक बार। और जहाँ तक धुन की बात है या तरन्नुम की बात है, एक विशेष धुन में लिखना या तरन्नुम में लिखना, ऐसा शायरों के साथ भी है कि जो शायर तरन्नुम में नहीं पढ़ते हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो तहत में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी एक विशेष बहर है जिस बहर में वो ख्याल अपने रखना पसंद करते हैं। तो ये तो अपनी अपनी चॉइस की बात। और संतुष्ट भी आपका, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी हो जाना चाहिए, ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। आपका एक शेर है और बेहतर, वो शेर है कि और बेहतर और बेहतर और बेहतर का ये खेल, और बेहतर और बेहतर और बेहतर का ये खेल, मुझसे मेरे शेर की मासूमियत ले जाएगा। क्या बात, क्या बात। ये तो बिल्कुल है कि मुझे लगता है कि जब आप किसी भी उस्ताद के पास जाते हैं, ये अच्छी बात है कि वो आप में कमियां बताते हैं, या कई लोग, उस्ताद आपकी कमियां नहीं बताते हैं, उस्ताद आपकी बारीकियां उन पे ध्यान देते हैं जो आपने बारीकियां उसमें छोड़ रखी हैं या कहीं आपसे मिस हो गई हैं या कुछ आपको नया सीखना चाहिए। जब भी नक्काद आपको मिलेंगे तो आपको पता ही वो किस तरह की बात करते हैं, वो चाहेंगे कि आप ये काम ही छोड़ दें कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके अंदर की हीन भावना वो आपको बताना चाहती है कि आप वो काम छोड़ दें। ऐसा बहर में भी होता है। कई लोगों का मेरे पास विशेष करके फ़ोन आता है या मैसेज आता है या टेक्स्ट आता है, वो कहते हैं कि आपको ये बहर में मुझसे किसी ने कह दिया XYZ ने कि आप ये बहर में क्यों लिख रहा है, तुझे लिखना नहीं आता। तो मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर बहर में नहीं भी आता है तो भी लिखने का प्रयास तो एटलीस्ट करना ही चाहिए। तो ख्याल संप्रेषित होना ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत है देव भाई। इन दिनों आपका जो दिनचर्या चलती है, इन दिनों के जो आपके कार्यक्रम चलते हैं, अब आपको ईश्वर ने एक बालक के रूप में भी एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तो मुझे आप बताइए कि एक वो जीवन था कि आप बाल कवि के रूप में थे, एक वो जीवन आया जब आपने ओपन माइक्स कॉलेजेस के कार्यक्रम करे, और एक अब ये वाला जीवन है कि जब आप कार्यक्रम के लिए बहुत मुश्किल से समय निकालते हैं। तो इस वक्त आपको कैसा अनुभव हो रहा है और आपको क्या लगता है कि इसका परिवर्तन कितनी जल्दी होना चाहिए या ये भी ज़रूरी पार्ट है जीवन का? मेरे ख्याल से सभी के जीवन में ये एक क्षण तो ज़रूर आता है, आज नहीं तो कल आना है। तो जितना जल्दी ये आपके जीवन में आ जाए उतना प्रगति, आप उतना गति में आपको जीवन को आप फिर से ला सकते हो। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़रूरी एक हिस्सा था, जैसा कि आपने कहा जी, बहुत ज़रूरी हिस्सा था जो मेरे जीवन में आना ज़रूरी था। और मैं कोई भी मुझसे पूछता है कि कैसे हो, तो मैं कहता हूँ खुश हूँ। क्या? तो उसका कारण एक सबसे बड़ा ये भी है कि एक बालक ने घर पर जन्म लिया है, तो पूरा परिवार खुश है, मैं खुश हूँ। और समय निकालने वाली बात है तो हाँ, ये ज़रूरी है और मुश्किल भी है
कि इस समय थोड़ा कम समय में दे पा रहा हूँ, कुछ महीनों से कुछ कार्यक्रम इस कारण से मैं नहीं जा पाया, जिसके पोस्टर भी रिलीज़ हो गए लेकिन मैं जा नहीं पाया, तो उनका कारण भी यही है। तो आपको दुख होता है कि मतलब जहाँ पर आपका अच्छा खासा एक पेमेंट तय था, जहाँ पर 25,000 लोग आपको सुनना चाह रहे थे और वहाँ पर आप किसी पर्सनल कारण की वजह से नहीं जा पाए। हालांकि इंसान को जाना तो नहीं चाहिए, प्रायोरिटी इधर देनी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि यार सेट कर लेता, कुछ बोल देता घर पे और चला जाता एक दिन के लिए। नहीं, ये मेरी खुद की ही चॉइस है या खुद का ही डिसीजन है। घर वाले तो हमेशा ही तैयार रहते हैं कि क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा है तो वो हमेशा ही तैयार रहते हैं, लेकिन ये मेरा खुद का डिसीजन है कि ये कार्यक्रम अगर थोड़े दिन के लिए डिले किया जाए तो जीवन भर यही करना है, तो ये तो अब ज़िंदगी का हिस्सा है। मैंने ये भी देखा है कि आप कार्यक्रमों में जब सुनाते हैं, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सुना है मंचों पर आपके पास ही संचालन की कुर्सी पे बैठ के, तो आप मुक्तक से शुरू करते हैं और आप देशभक्ति पे ख़त्म करते हैं, लेकिन बीच में आप एक दो गज़ल भी सुनाते हैं। तो आपने गज़लें भी कही है, आप अच्छे शायर के रूप में भी माने जाते हैं। एक आध कोई गज़ल आप हमें सुनाना चाहें हमारे इस पॉडकास्ट में तो हमारे लिए अच्छा हुआ। जी, कुछ गज़ल के कुछ शेर मैं आपको सुना देता हूँ कि दास्ताने ज़िंदगी के सिर्फ कुछ किरदार सच। जी। दास्ताने ज़िंदगी के सिर्फ कुछ किरदार सच, झूठ है ज़ाती मकान और सब किराएदार सच। क्या बात है, झूठ है ज़ाती मकान और सब किराएदार सच। ये ज़बां खुलती नहीं वैसे तो सबके सामने, ये ज़बां खुलती नहीं वैसे तो सबके सामने, ये ज़बां खुलती नहीं वैसे तो सबके सामने, पूछता है तो बता दूंगा तुझे दो चार सच। आए हाय वाह। ये ज़बां खुलती नहीं वैसे तो सबके सामने, पूछता है तो बता दूंगा तुझे दो चार सच, और झूठ कहना छोड़ दूंगा बस मुझे इतना बता। झूठ कहना छोड़ दूंगा बस मुझे इतना बता। झूठ कहना छोड़ दूंगा बस मुझे इतना बता, कौन अब तक कह सका हर एक को हर बार सच। क्या बात है, क्या जाविया मिलाया है, क्या शब्दों का मिश्रण है। कौन अब तक कह सका हर एक को हर बार सच। क्या बात है। दास्ताने ज़िंदगी के सिर्फ कुछ किरदार सच। मुझे पहले संभलना चाहिए था, मुझे पहले संभलना चाहिए था, उसी के बाद चलना चाहिए, उसी के बाद चलना चाहिए था। वाह, अच्छा मतलब। मुझे पहले संभलना चाहिए था, उसी के बाद चलना चाहिए था, मैं चीखा और चिल्लाया बहुत था, मैं चीखा और चिल्लाया बहुत था, मैं चीखा और चिल्लाया बहुत था, मगर आंसू निकलना आए हाय वाह वाह वाह, क्या बात है। चीखा और चिल्लाया बहुत था, मगर आंसू निकलना चाहिए था। कमाल कमाल। संभलने के लिए कर ली मोहब्बत, संभलने के लिए, मैंने सभी नहीं इसलिए, संभलने के लिए कर ली मोहब्बत, संभलने के लिए कर ली मोहब्बत, मगर इसमें फिसलना चाहिए। क्या बात है, क्या बात। संभलने के लिए कर ली मोहब्बत, मगर इसमें फिसलना चाहिए। और कोई शेर आपको याद आ रहा हो? एक गजल के कुछ शेर हैं, वो और मैं सुना देता हूँ। जमाने को रुलाते फिर रहे हैं, जमाने को रुलाते फिर रहे हैं, जमाने को रुलाते फिर रहे हैं, सुखनवर गम सुनाते फिर रहे हैं, सुखनवर गम सुनाते फिर रहे हैं। ये शायर लेके सब आसान बातें, ये शायर लेके सब आसान बातें, ये शायर लेके सब आसान बातें, इन्हें मुश्किल बनाते। वाह वाह वाह, क्या बात। नहीं लगता कहीं भी दिल हमारा, नहीं लगता कहीं भी दिल हमारा, नहीं लगता कहीं भी दिल हमारा, सभी को आजमाते। क्या बात है, वाह 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 वाह। नहीं लगता कहीं भी दिल हमारा, सभी को आजमाते फिर रहे हैं। मैं देखता हूँ कई शायर क्राफ्ट पर इतना काम करते हैं, पर उनको लगता है कि मैं जितना घुमा के, जितना इशारों में, जितना मेटाफर में, जितना सिंबल में बात कहूँगा अच्छा लगेगा। पर कई बार सादगी से सीधी बात अगर कही जाए, जैसे आपने इस गज़ल में कही, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, मुझे तो खास करके ये लगता है कि इसमें एक बहुत थिन लाइन है जी, कि आप अगर उससे नीचे उतरे तो वो शेर खराब हो जाएगा, वो शेर नहीं रहेगा जी, और ऊपर हुए तो वो हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाए या समझ में कम आए या देरी से आए या उस तरह से ना पहुंच पाए जिस तरह से आप पहुंचाना चाह रहे हैं। तो उस बैलेंस का, जैसा कि मैंने लाइन पे जो चल रहा है वो अच्छा कवि, अच्छा शायर हो जाता है। बिल्कुल, और उसको लोग मासेस तक भी पहुंचता है। बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑडियंस, आप किसी भी कला की बात करें, अगर खुद को खुश करने के लिए, अपने सुख के लिए कोई कविताएं कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो डायरी तक सीमित रहनी चाहिए। आप किताब निकलवा सकते हैं, उसके पढ़ने वाले पाठक हैं, लेकिन अगर आप मंच पे हैं, मंच एक रंगमंच है, क्या वहाँ पे आपको वो काम करना होगा जिसके लिए सामने लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपका, या आपको सुनना चाहते हैं, जिसके लिए इतना दूर से कई जगह टिकट लेके आ रहे हैं, कई स्पॉन्सर्स ने पैसे दिए हैं,
उस एक पूरे कार्यक्रम में काफ़ी सारा पैसा लगा होता है, जिस कार्यक्रम को सुनने के लिए हज़ारों लाखों लोग आ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही एक कार्यक्रम कोटा में आयोजित हुआ, उसमें बहुत पैसा खर्च किया गया और 1 लाख लोग भी सुनने आए। तो ऐसे कार्यक्रमों में जब इतना पैसा लगाया जाता है तो वहाँ पर उस स्तर का काम भी होना चाहिए जो लोग सुनने आए। हर एक आदमी शायरी या कविता सब कुछ सुनने नहीं आ रहा, जैसा कि मैंने पहले बात करते हुए बताया था कि एंटरटेनमेंट तो है ही, लेकिन वो बैलेंस होना चाहिए सभी। तो आपका उद्देश्य भी क्लियर होना चाहिए और आपका काम भी। तो आपको लगता है नहीं हुआ उसमें? हुआ, उसमें बिल्कुल बिल्कुल हुआ। वो इसीलिए हुआ क्योंकि जिन प्रतिष्ठित नामों को वहाँ पे बुलाया जाता है, वो ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि वो देश के सबसे, जो बाकी सब नाम थे, देश के सबसे अच्छे कवि थे उसमें या देश के सबसे बेहतरीन लोग थे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन एंटरटेनर ज़रूर थे। और कविता की अगर बात करें तो कविता भी बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने कहा कि माइनर सा गैप है। बिल्कुल दिव्य भाई, मैं आपसे कुछ और सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन आपने इसका जिक्र कर लिया। मैं थोड़ा काउंटर यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि कोटा का कवि सम्मेलन है दशहरे मैदान का, 1 लाख लोग आए हैं, न केवल कोटा से बल्कि पूरे हाड़ौती अंचल से लोग आए हैं। बिल्कुल। और वो रात बिताने आए हैं। उनका मन है कि आज तो भैया जो ये राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होने वाला है इसमें हमको आनंद आएगा। तो वहाँ अगर आप केवल ज्ञान की बातें करेंगे या 70% 50% भी ज्ञान की बातें करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर 1 लाख लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट 80% डालना ही पड़ेगा और 20% कविता हो जाएगी, 20% ज्ञान हो जाएगा। अगर आप उसको बढ़ा देंगे तो फिर वो जो विद्रोह है वो पैदा हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है अच्छे अच्छे कवियों को वहाँ पे हूट कर दिया गया क्योंकि वो कविता सुना रहे हैं और वो वैसी बात नहीं कर रहे जो सुनने आया आदमी। कोटा का कवि सम्मेलन, जो राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होता है, वो जो भी कवि वहाँ पे आते हैं वो ये कहते हैं कि ये अखाड़ा है जी। तो कवि सम्मेलन नहीं है, अखाड़ा है, कविता का अखाड़ा जी। तो ये बात ज़रूर है, लेकिन ये सब उसी पे निर्भर करता है जिस रेशो में ऑडियंस है। अगर आप कह रहे हैं कि 1 लाख लोग हैं जिसमें से 80% ऐसे लोग हैं जिनको कविता समझ नहीं आती जी, और आप उनको सिर्फ कविता सुनाएंगे तो ये तो विद्रोह का कारण जरूर बनेगा जी। और ऐसी ऑडियंस है जहाँ पे आपको सुनने के लिए सिर्फ कविता आ रही है। जैसे मान लीजिए कुछ कई बार ऐसा होता है कि 10,000 20,000 लोग, सिर्फ ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है सिर्फ कविता सुनने वालों के लिए, लेकिन कई ऐसे कार्यक्रम हैं देश में, कई ऐसे बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं जिनकी जो ऑडियंस है वो सिर्फ एलिट ऑडियंस है। एलिट इन द सेंस कि ज्ञान में उनका इतना उनका दिलचस्पी है उनकी, या उनको पता है इस बारे में, तो वो उसमें ज़रूर आएंगे और उसमें फिर आप उसमें आपको कुछ भी शो करने की जरूरत नहीं। हाँ, उसमें आप जो बात कहना चाहते हैं वो संप्रेषण की बात है, सिर्फ आप जो कहेंगे वो वहाँ तक पहुँचेगी और वहाँ से वहाँ उठेगी, तो उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। देव भाई, आप जब मंच पर होते हैं मैं देखता हूँ कि आपने मुक्तक सुनाए, गज़ल सुनाई और आप एंड हमेशा देशभक्ति से करते हैं जी। और मैंने कई बार देखा है आपको स्टैंडिंग ओवेशन भी उसी लिए मिलता है कि आप जब जो सुनाते हैं देशभक्ति पर तो आदमी का या तो खून खौल जाता है या तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है, देश के प्रति सकारात्मक परिवर्तन आता है। रितेश रजवाड़ा यहाँ पर आए, उनसे भी मैंने एक ही सवाल किया था कि जब वो प्रेम की बात कर रहे हैं तो उनके चेहरे पर खुशी है, लेकिन जब देश की बात आती है तो उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। ये मैंने आपके साथ भी नोटिस किया है कि सूर्य जितना चमकने लगता है आपका चेहरा कि जब आप देश के बारे में बोल रहे हैं तो एफर्टलेस होके बोल रहे हैं और बिना रुके आप कविताएं सुना रहे हैं, छंद सुना रहे हैं। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि ये आपके आंतरिक तौर पर आता है या आपका फोटे बन गया है या आप वीर रस के कवि खुद को ज़्यादा मानते हैं? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। जैसे आपके साथ भी ये होता ही होगा कि जब किसी भी मूवी के पहले आपने देखा होगा जब राष्ट्रगान चलाया जाता है जी, तो मेरे साथ तो होता है और मैंने कई लोगों को देखा है कि उनके साथ होता है कि वो रोमांचित हो जाते हैं सिर्फ उस 52 सेकंड को सुन करके या उस 52 सेकंड में खड़े होकर जी, तो उनके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं जी। मेरे साथ ये अक्सर होता है, सिर्फ राष्ट्रगान के लिए नहीं, लेकिन जब भी मैं किसी सैनिक की बात सुनता हूँ या जिनको वीर गति प्राप्त हो गई या उनके परिवारजनों के बारे में सुनता हूँ तो मेरे अंदर ये सहज भाव से आ जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके साथ कुछ भी अन्याय हो रहा है जी, मैं उसमें मेरा कोई उसको ठीक करने में मेरा कोई योगदान नहीं, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनकी बात या उनकी फिक्र जो देश की है या उनके परिवार की फिक्र में अगर कुछ कहा जा सके तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो कहा जाए। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि कॉलेज में मैंने कोशिश की जी कि कहीं ना कहीं से सिर्फ प्यार की बात न की जाए, क्योंकि इसी से सिर्फ आगे का जीवन इससे नहीं चलने वाला। कहीं ना कहीं देश की फिक्र होनी चाहिए। देश की फिक्र का मतलब मैंने एक कार्यक्रम में एक सैनिक, एक फौजी आए थे जी, उनसे जब पूछा कि देश के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या हम में से सब आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा आप सिर्फ सीधा से काम कीजिए, हमें कोई सैल्यूट नहीं चाहिए,
आपकी जब गाड़ी निकले, हमारी जब गाड़ी निकलती है तो सब सल्यूट करते हैं, हमको वो कुछ भी नहीं चाहिए। आदर सम्मान भी बहुत आगे की बात है। आप नियमित रूप से देश को साफ स्वच्छ रखें, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, आपके देश में जो टैक्स आता है वो टैक्स, आपका जो इनकम टैक्स है वो टैक्स भरें, अपने जो जिम्मेदारियां हैं देश के प्रति वो आप निभाते रहें, हमारा काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मेरा भी मानना ये है कि उनका गुणगान करने की बजाय हमें भी अपने पर ध्यान देना चाहिए थोड़ा, और इसमें भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। सिर्फ देश के गुणगान करने से या उनके गाने गाने से, उनके गीत गाने से या रोमांचित हो जाने से ये सब कुछ सुधरने वाला नहीं है। इसमें हमारी भूमिका है। लेकिन एक तरह से कवि सम्मेलन में जब जो जनता आई है 18 से 24 साल के जो लड़के लड़कियां आए हैं, जब आप उनको इस विषय में कुछ सुनाते हैं या 4 पंक्तियां सुनाते हैं देश के प्रति, सैनिक के प्रति, तो मुझे लगता है कि उनके जहन में जब वो वहाँ से जाते हैं, अगर जो 1000 बच्चे बैठे हैं उनमें से 3 को भी लग रहा है कि यार कुछ बदलाव मैं अपने अंदर कर सकता हूँ, तो आपका उस कवि सम्मेलन में जाना सार्थक हो गया। बिल्कुल। एक आपकी 4 पंक्तियां जो बहुत प्रसिद्ध हैं, अगर आप सुनाना चाहें देश को लेकर, सैनिक को लेकर, हमारे पोएटिस्टिक के चैनल पे, तो हमें अच्छा लगेगा। ये जो कविता जिस मुक्तक की आप बात कर रहे हैं, इसके साथ जो घटना घटी थी वो आपके सामने की घटना है जी। चमेली देवी में जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो एक बच्चा मेरे पास में आया और मुझसे कहने लगा कि भैया, उसकी आंखें कुछ नम थी, उसने बोला कि भैया मैं आर्मी में जाना चाहता था, मैंने अपने पापा को मना के बहुत बार कोशिश की लेकिन वो माने नहीं, लेकिन आपने जो बात कही, ये सिर्फ 4 पंक्तियां मैं अपने पापा को सुनाऊंगा और एक बार उनको वापस से क्या बात कन्विंस करूंगा कि वो मुझे इस पथ पे जाने दे और मैं अब ये आर्मी ज्वाइन करके ही रहूंगा। मुझे लगता है कवि के जीवन में, शायर के जीवन में ये जो पल आते हैं जो आपने बताया, सबसे यादगार पल। पैसे तो मिल जाएंगे, शोहरत मिल जाएगी। बिल्कुल। मैं एक बार इंस्टा लाइव में था, कवि और शायरों के बारे में बता रहा हूँ। एक लड़का आया, उसका नाम जो था वो मेरे रकीब का भी नाम था। मैं क्योंकि बहुत जवान था, यंग था, अनामेचूर रहता था, तो मेरे बहुत भूलवश मेरे मुंह से निकल गया कि भाई तुम्हारा जो नाम है वो मेरे रकीब का भी नाम है और मुझे इस नाम से नफरत है। वो मेरे शेर पर दाद दे रहा था और मैं इतना बड़ा पागल था कि मैंने उसको ये बोल दिया। उसका अगला कमेंट ये था कि भैया आप ऐसे ही शेर लिखते रहो, मैं आपके लिए अपना नाम बदल दूंगा। क्या कहने। और मैं अभी भी ये कहानी सुना रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने उससे डीएम में माफ़ी भी मांगी, लेकिन आप देखिए कि शायरों को, कवियों को ये जो प्रेम मिलता है ये बहुत ऐतिहासिक है। किसी भी आर्टिस्ट के लिए जनता का प्रेम, जिसको वो सुनाना चाहते हैं, जिनके लिए वो काम खुद के लिए कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ लोग पसंद करने लग जाते हैं, जो उनके साथ चलना चाहते हैं, उस सफर में चढ़ना चाहते हैं, जो वो कह नहीं पा रहे वो कवि कह रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। आप वो 4 पंक्तियां प्लीज सुनाएं। वो 4 पंक्तियां हैं कि एक सैनिक से कहा जाता है युद्ध पे जाने से पहले कि एक चिट्ठी घर पे लिख दीजिए क्योंकि कल युद्ध का समय है, आपको युद्ध पे जाना है। तो वो 4 पंक्तियां लिखता है। क्या लिखता है सुनिए। सबसे कहना कि मैं आऊंगा मगर देरी है, वाह। माना माँ घर पे है लेकिन ये माँ भी मेरी है। वाह वाह। ये लहू बहने दे इस बार वतन के खातिर, ये लहू बहने दे इस बार देश के खातिर, वादा करता हूँ अगली जिंदगानी तेरी है। क्या बात है। वादा करता हूँ अगली जिंदगानी तेरी है। क्या बात है। इस तरह के मुक्तक जब श्रोताओं में पढ़े जाते हैं, जब सुने जाते हैं, तो कवि सम्मेलनों की सार्थकता मुझे नज़र आती है कि जो किसी ने पैसे दिए हैं, शायर ट्रैवल करके आया है, जब वो इस तरह की बात कर रहा है तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है एंटरटेनमेंट के साथ साथ। बिल्कुल। कुछ और भी अगर देश पर आपको याद आ रहा है, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है, मैं चाहता हूँ कि कुछ और भी आप अगर सुना दें तो अच्छा लगेगा। एक आपका भारती वाला भी था, अगर आपको याद आ रहा है, माँ भारती वाला, एक 4। हाँ, वो याद है? मैं वो सुना देता हूँ। मुझसे कुछ आंसू संभाले ना गए, पैर से कांटे निकाले ना गए। क्या माँ ने जिन हाथों से पाला है मुझे, माँ ने जिन हाथों से पाला है मुझे, मुझसे उन हाथों के छाले आ गए। वाह वाह वाह, क्या बात है। मुझसे उन हाथों के छाले ना गए, जब से देखे जख्म उसके हाथ में। वाह। जब से देखे जख्म उसके हाथ में, जब से देखे जख्म उसके हाथ में, इस हलक से वो निवाले आ गए। वाह वाह।
इस हलक से वो निवाले ना गए, मेरी आंखों में उसी का नूर है। वाह। जब शायरी में बात की जाती है तो जी। इशारों में की जाती है। जी जी। जो लोग बाहर हैं, देश से बाहर हैं, कि मेरी आंखों में उसी का नूर है, मेरी आंखों में उसी का नूर है, वाह। मेरी आंखों से उजाले क्या ना गए। क्या बढ़िया बात कही है देव भाई। वाह वाह वाह। मेरी आंखों से उजाले ना गए, पैर से कांटे निकाले ना गए। और एक आखिरी शेर जिसके बारे में आप कह रहे थे कि मैं भी कर लेता दगा माँ भारती। बहुत अच्छा शेर है। वाह वाह वाह। मैं भी कर लेता दगा माँ भारती, मैं भी कर लेता दगा माँ भारती, मुझसे ही पत्थर उछाले ना गए। वाह 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 दिव्य भाई वाह। मुझसे ही कमाल कर पत्थर देते हो आप। उछाले ना गए, क्या बात। पैर से कांटे निकाले ना गए। चेकमेट कर दिया आपने देव भाई। आज के इस सेशन में आपने छंद भी सुनाए, गज़ल भी सुनाई, मुक्तक भी सुनाए, गीतों के बारे में भी आपने चर्चा करी। लेकिन जब आप शायरी की तरफ बढ़े तो आपने गज़ल के साथ साथ कोई नज़्म भी लिखी होगी। मैं चाहता हूँ कि अमूमन ऐसा होता है कि पॉडकास्ट के लास्ट के दौर में हम कुछ नज़्म सुनना चाहते हैं हमारे पोएट से। तो अगर आप कोई नज़्म सुनाना चाहें हमें तो मुझे अच्छा लगेगा। जी, मेरी एक नज़्म है, वो मैं सुना देता हूँ। मैंने वो मेरी पत्नी के लिए लिखी, मेरी क्या? वाइफ के लिए लिखी थी। तब वो वाइफ थी अभी? हाँ, तब वो वाइफ हो गई थी। अच्छा। और इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि वाइफ होने के बाद भी मैंने एक नज़्म लिखी। आश्चर्य तो है पर लेकिन मैंने एक नज़्म लिखी, वो मैं सुना देता हूँ कि क्योंकि आपका अरेंज मैरिज है ना, अगर प्रेम विवाह होता तो आश्चर्य की बात नहीं होती। अब अरेंज मैरिज में कौन शादी के बाद लिखता है, इसलिए मैंने पूछा। चलिए। तो विवाह मतलब मेरे ख्याल से शादी, जी। जो ये विवाह शादी निकाह। ये तो विवाह शादी निकाह ये प्रेम पे ही आधारित है। जी बिल्कुल। ज़रूरी है। तो वो नज़्म मैं आपको सुना देता हूँ। नज़्म है कि जब मैं तुमको देखता हूँ, मुझे आपको देख के सुनानी पड़ कि मैं भाभी जी का फोटो लगा लूँ मोबाइल में। कि जब मैं तुमको देखता हूँ तो मुझे लगता है ऐसे जी। तुम हो कोई खूबसूरत गीत जिसको मैं कहीं भी गुनगुनाऊं, वाह। वो कविता जो कहीं भी पढ़ सकूं और लोग आकर के बजाएं तालियां। क्या बात है। मैं फ़कत इतना कहूँ कि आप सबका शुक्रिया आए हाय। जब मैं तुमको देखता हूँ। वाह जब तुम्हारे साथ चलता हूँ तो सारा ही समा रंगीन लगता है मुझे। वाह शौकीन लगती है हवा, वाह। नमकीन हो जाती फिजा। आए हाय। दो तीन भौरे फूल पर बैठे बिठाए राग गाए के नहीं तुमसा कहीं भी इस जहां में या कि ऊपर आसमां में। वाह। शब्द ही बचते नहीं तारीफ को मेरी ज़बां में क्या बात। जब मैं तुमको देखता हूँ। क्या बात। तुम करो मुझसे ये वादा, तुम करो मुझसे ये वादा, तुम रहोगी साथ मेरे, हाथ मेले हाथ मेरे, और मैं जीवन हमारा खुशनुमा करता रहूंगा। क्या बात। रंग ही भरता रहूंगा, प्यार ही करता रहूंगा, और ये कहता रहूंगा जब मैं तुमको क्या बात है। तो मुझे लगता है ऐसे। क्या कमाल की नज़्म दे भाई, ताली बजाने का मन कर रहा है। मतलब मैंने सुनी है पहले, लेकिन आज एकदम अलग अनुभव हुआ क्योंकि इसका जो फ्लो है वो बहुत ही बेहतरीन लगता है मुझे। क्या बात हो चुका। देखो भाई, एक सवाल रह गया था, मुझे अभी भी याद आया। नौजवान शायर जो आ रहे हैं, हालांकि हम भी नौजवान ही हैं, लेकिन एकदम जो तृणमूल से उठ रहे हैं, 17, 18, 19 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके सामने कई सवाल खड़े रहते हैं कि किस तरह से शायरी में आगे बढ़ें, किस तरह से कविता में आगे बढ़ें, किन कवियों से बात करें, किन उस्तादों से सीखें, किन से दूर रहें। ये भी आजकल बड़ा सवाल है। तो उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? आपने नज़्म की बात की और इसी पे मेरी एक नज़्म है, इसी सवाल पे। इसी सवाल पे मेरी ठीक है, तो आप उत्तर उसी से दे सकते मैं उसी से उत्तर देता हूँ जी। कि जिनको बहुत ज़्यादा, कुल मिला के मुझे लगता है कि इस सवाल का सार ये है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है। जी जी। तो मुझे लगता है कि उस जल्दबाजी के लिए मैंने अपने आप को पहचानने के लिए लिखा है। इसका उन्वान है, वो नज़्म है जी। अभी बाजार में आए हुई है देर कितनी सी, ज़रा बैठो ज़रा ठहरो नज़ारा देख कर जाना। वाह। यहाँ पर आ गए हो तो ज़रा बैठो तसल्ली से, यहाँ सोना भी बिकता है तपन सह कर ज़माने की। क्या बात है। अगर बिकना है तो कीमत समझ लेना तुम्हारी तुम, अगर बिकना है तो कीमत समझ लेना तुम्हारी तुम, कि जब कीमत लगाती है कि दुनिया भूल जाती है वाह।
कि सस्ता कौन कितना है, यहाँ महंगा कोई कितना। वाह, ये अपने मन से सब चीज़ों के दामों को लगाती है, मगर मालूम है तुमको कि कीमत क्या तुम्हारी है। क्या बात। मगर मालूम है तुमको कि कीमत क्या तुम्हारी है। बड़ा कितना हो व्यापारी, तुम्हारे मूल्य को सबसे छुपा सकता नहीं दुनिया से कितनी कीमती हो तुम। वाह, लगा सकता नहीं लेबल तुम्हारी इस हकीकत पर क्या बात, कि तुम नायाब हो। क्या बात। तुम नायाब हो, बाजार में तुम बिक नहीं सकते। हजारों की हो चाहे भीड़, लेकिन छुप नहीं सकते। क्या बात है, बहुत अच्छे, तुम नायाब। बहुत अच्छे देव भाई, बहुत बढ़िया नज़्म है। और मुझे लगता है कि जो नए शायर और नए लड़के लड़कियां कविता की ओर बढ़ रहे हैं वो इसको सुनेंगे तो प्रोत्साहित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर किया, बहुत अच्छी अच्छी गज़लें, छंद, गीत, कविताएं हमें सुनाई, और ये नज़्म जो आपने दो हमें सुनाई इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अनुभव कैसा रहा इस पॉडकास्ट का? पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बहुत सुखद अनुभव होने वाला है। तो बिल्कुल सुखद अनोखा कार्यक्रम और सुखद अनुभव। बिल्कुल, तो सच में अनोखा कार्यक्रम है कि हम जो बात कहना चाहते हैं वो आप सब बातें हमसे पूछ लेते हैं, हमारे अंदर से वो चीज़ें प्रकट हो जाती हैं आपके सामने, और हमने वो जैसे भी जो भी यहाँ पे आता है मेरे ख्याल से उनका सबका अनुभव यही रहता होगा, और मुझे भी बेहद अच्छा लगा। और सच में ये एक अनोखा कार्यक्रम है, और सच में ये बहुत सुखद अनुभव है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और पोएटिस्टिक का। पोएटिस्टिक के लिए मतलब आपको लगता है बढ़िया काम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि पोएटिस्टिक के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, पोएटिस्टिक समाज के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि साहित्य में एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब मुझे लगता था, जब मैं पढ़ने लगा था, तब मुझे लगता था कहाँ से पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए। जी जी। तो पोएटिस्टिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी वेबसाइट पर आप किसी कीवर्ड से कोई शेर जब सर्च करते हैं तो आपको वो मिल जाता है। तो हमारे भाव को प्रेषित करने के लिए ही शेर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है मुझे लगता है, और वही आपको सबसे इजीली अवेलेबल है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ पूरी टीम को, पोएटिस्टिक को, आपको और प्रतीक भाई को, कि ये जो काम है ये चलता रहे, अनवरत चलता रहे, और बहुत ऊंचाइयों को छुएगा ये बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। आप और हम साथ में। शुक्रिया।